स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड सेशन। और इसमें आज हम काफ़ी प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। कल तो हमने काफ़ी थ्योरी किया कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि कोर्स की वैल्यू क्या है ना, ताकि आप ज़्यादा फोकस से इसको पढ़ें। तो उसका मकसद यही था। कल हमने उसको काफ़ी डिस्कशन जो हमने की थी। अच्छा, तो आज तो है ना, हम थोड़ा एरे डेटा स्ट्रक्चर जो है उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, और कि वो क्या है, उसको उसके अंदर क्या जरूरत है। मतलब कि एक डेटा स्ट्रक्चर हमें एरे बना हुआ तो मिलता है, लेकिन उसके अलावा भी हमें उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ जाती है। वो केस सिनेरियो पे डिपेंड करता है ना, तो इसलिए वो हम थोड़ा उसको देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अबाउट एरेज देखते हैं कि एरेज है क्या। पहले तो हमने कल ये देखा था, हमने एरेज क्या होते हैं, एरेज यूज कब करने हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब आपके एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, आपको चाहिए, आपको एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट, तो जाहिर सी बात आप एरे बना देते हो ताकि आप उसको एक्सेस करने में आपको आसानी हो, कि आपको जो चीजें चाहिए, मतलब कि आप लाइन से आपको अरेंजमेंट मिल जाते हैं वेल्यूज का। जो लाइन से अरेंजमेंट मिलता है तो उसका मकसद यही होता है कि आप एक्सेस आसानी से कर सको ना। ये नहीं हो कि आपको वेरिएबल का नाम याद रखने पड़ रहे हैं। एक वेरिएबल का नाम ए है तो उसका नाम सी डी है, फिर ई एफ है, तो आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके लाइन से अरेंजमेंट होंगे, आप सबको एक्सेस कर लो। चाहे 1 लाख एलिमेंट्स हो, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। एरेस का हमने देखा था कि क्या है, एक लीनियर डेटा कलेक्शन है सिमिलर एलिमेंट्स का। एरे एलिमेंट्स आर इंडेक्स्ड होते हैं, इंडेक्स बेस्ड होते हैं। यही हमने देखा था कि उसकी इंडेक्सिंग 0 से क्यों स्टार्ट होती है। ये सब चीजें हमने देखी थी। और द नेम ऑफ द एरे इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट व्हिच रिप्रेजेंट एड्रेस फ्रॉम द फर्स्ट बाइट ऑफ द एरे। मतलब जो आपकी एरे का जो फर्स्ट बाइट है उसका वो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद वो सारे अरेंजमेंट लाइन से है ना, एक तरतीब में बना हुआ अरेंजमेंट। तो जाहिर सी बात है, वो एक तरतीब में अरेंजमेंट है, तो फिर क्या होता है, हमारे पास उसको एक्सेस करने के लिए हमारे लिए आसानी होती है। तो हमें सिर्फ फर्स्ट बाइट का एड्रेस चाहिए था, बाकी सब हम खुद आगे देखें। ओके, तो ये जो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। तो ये है हमारा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। बाकी ये भी हमने देखा था कि ये क्या होता है कि हमारे एक एरे को डिक्लेयर करते हैं, तो उसके बाद हम इसकी वैल्यूज को एक्सेस करना होता है। तो हम इस तरीके से करते हैं कि अगर आप ये करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट जीरो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ए प्लस जीरो स्टेरिस। स्टेरिस मतलब ये कि वो जो है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है, तो डी रेफरेंस कर देते हैं हम उसी को, वैल्यू को। तो वो जो एड्रेस होता है उसको डी रेफरेंस। तो उसका मकसद ये है, स्क्वायर ब्रैकेट जीरो लिखें या ये लिखें, एक ही चीज। अच्छा, एक मिनट पता यस, जान। यस, यस। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही सर। एक मिनट में रिफ्रेश करने का बोलता हूँ। स्टूडेंट्स एक बार रिफ्रेश करके देखें। जी सर, कंटिन्यू करें आप। ओके, आपको वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? जी जी, वॉइस क्लियर है आपकी। ओके, और वीडियो भी आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है? जी एग्जैक्टली, सब सही है। ओके, ओके, ठीक है। तो बाकी ये है कि एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स इज फास्ट। मतलब एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना तो फास्ट है, ये तो हमें पता है। क्यों फास्ट है? क्योंकि हमें सिर्फ इंडेक्स, आपको एरे का नाम पता होना चाहिए और उसकी इंडेक्स का नंबर पता होना चाहिए, आप फोन से उसको एक्सेस कर लो। ये कांस्टेंट टाइम लेता है, कोई भी आइटम को एक्सेस करने के लिए एक कांस्टेंट टाइम लेता है। तो आज हम थोड़ा आगे देखेंगे, एरे के अंदर और इन्वॉल्व होंगे और उसके यूज केसेस देखेंगे कि किस तरीके से उसको यूज करना चाहिए, कि क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, इन सबको देखेंगे। वेन एवर ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा इज नीड टू बी स्टोर्ड, तो हम क्या करते हैं, एरे को यूज करते हैं। तो वेन द डेटा इज इन ग्रुप, तो हम एरे को यूज करते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, तो भी हम एरे को यूज करते हैं। मतलब एरे ऑफ एरे भी बना सकते हैं, एक एरे में मल्टीपल एरेज भी हो सकते हैं। ये हम, जब आपने मल्टी डायमेंशनल एरे अगर पढ़ा है, तो 2D एरे जो होता है वो यही होता है। आप एक एरे के अंदर मल्टीपल एरेज को उसके अंदर फिट कर देते हो, वो एक ही एरे बन जाता है। ऑल राइट, तो एक सिनेरियो है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है। क्या है? टू सॉल्व अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यू हैव टू स्टोर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट इट? ये क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो है वो सॉल्व करनी है, उसमें ये है कि मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स हैं तो आपने स्टोर करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करो। तो उसमें आपने ये करना है कि इंट ए 100, तो क्या है, ये वेरिएबल का नाम है, एरे का नाम है, ये आपने रखा। आपको पता होगा, अगर आपने सी प्लस प्लस में थोड़ी प्रोग्रामिंग भी की है, तो जो एरे उसमें डिक्लेयर करते हो हम इसी तरीके से करते हैं कि इंट ए 100, मतलब 100 वैल्यूज के लिए हमने एक एरे को डिक्लेयर कर। तो क्या इतना करना काफी है?
अब देखिए इससे तो हमने बना लिया। अब अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाता है कि आपको एरे दी गई है लेकिन उसमें कुछ वैल्यूज पहले से एंटर्ड हुई भी है, मतलब कि अगर 100 साइज की एरे कोई आपको दे रहा है, ठीक है, वो और बोल रहा है कि इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज को रख दी है, मतलब कि 10 वैल्यूज उसके अंदर मैंने रख दी है। अब आपको नहीं पता वो कहाँ पर है, आपको नहीं पता कि वो उस एरे के अंदर कहाँ पर वो 10 वैल्यूज है, क्योंकि 100 साइज की एरे है ना ये। मैं जरा डायग्राम भी थोड़ा आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम एरे को देखें क्या होती है इस तरीके से, अगर हमने हमें बोला गया 100 वैल्यूज के लिए आप एरे बना दो, हमने बना दी, मतलब कि एक बॉक्स बनाया। तो अगर हमने एक बॉक्स एरे बनाई है, ठीक है, यहाँ पे हमारी एक एरे बन गई है, ये है 100 साइज की, आप फर्स्ट करें 100 साइज की है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट होगा एलिमेंट्स का, इस तरीके से ब्लॉक्स बन जाएंगे। अभी फर्स्ट का 100 है, अब कुछ वैल्यूज किसी ने इसके अंदर रख दी है, मतलब कि उसने बोला है कि मैंने 10 वैल्यूज इस एरे में रख दी है, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ रखी है लेकिन मैंने रख दी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसने 10 वैल्यूज कहाँ रखी है और ये एरे कितना फील्ड है? अब वो बोलते हैं मैं कुछ वैल्यूज रख दिया, आपको पता ही नहीं, और 10 वैल्यूज का नहीं पता है आपको। उसने कहा बस मैंने कुछ वैल्यूज रख दी है, आप चेक कर लेना कि इसमें कितनी फिल है, बाकी और वैल्यूज आए तो फिल कर देना उसमें। हमें क्या पता उसने कहाँ की है, क्योंकि देखिए जब एरे हम बनाते हैं ना, वो 100 ब्लॉक्स की हमें मेमोरी बना के दे देता है, और हर सेल में वो गार्बेज ब्लॉक होता है। मतलब कि गार्बेज ब्लॉक क्या होता है कि कुछ ना कुछ अजीब सा एड्रेस लिखा होता है, मतलब कि कुछ और ही लिखा होगा जो असल एड्रेस नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिखी होगी, यहाँ कुछ और लिखी होगी, यहाँ कुछ और लिखी होगी, क्योंकि आपने कुछ को इनिशियलाइज नहीं किया है। चल आप इसको इनिशियलाइज भी कर ले। अब आप क्या कर रहे हैं, सब में जीरो रखते हैं, सब में जीरो। ऐसे कैसे करते हैं हम लोग सी प्लस प्लस में, इंट ए 100 तरीके से करते हैं ना, और इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ लिख देते हैं 0। इससे क्या होता है, आपके हर एरे के एलिमेंट में, जो आपका एरे है उसके हर जो मेमोरी ब्लॉक है उसमें जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 0 आ जाएगी, तो सब में 0 आपने रख दिया, चले ठीक है, आपने ये कर लिया, इनिशियलाइज कर दिया इसको। लेकिन अगर आपने सब में 0 रख भी दिया है, अब उसने भी बोला कि मैंने कुछ वैल्यूज रख दी है, क्या उसका डेटा 0 नहीं हो सकता? डेटा तो 0 भी हो सकता है। उसने कोई ऐसा रखा हो, यहाँ पे 15 रख दिया, यहाँ रख दिया 0, क्योंकि उसने बोला कि मैंने तो एंटर की भी है वैल्यू, और आप जब वैल्यूज रखने जाओ तो आप पता चला आपने उसी की वैल्यू को ओवरलैप कर दिया, आपने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, आपको लगा 0 रखा हुआ है, यहाँ तो उसका वैल्यू रखी नहीं है, लेकिन 0 उसका डेटा था। तो आपने यहाँ पे डेटा रख दिया, 11 रख दिया, आपका काम खराब हो गया, क्योंकि आपने ओवरलैप कर दी, वैल्यू को आपने जाया कर दिया, जो उसने पहले वैल्यू रखी थी वो तो आपने जाया कर दी। तो ये जो केसेस थे ना, ये अगर आप सिर्फ एरे यूज करते हो तो इतना काफी नहीं है। अगर आप रियल सिनेरियोज पे देखो तो रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम कभी एरे को यूज ही नहीं करते। ये मैं क्या बोलूं, एरे को हम यूज ही नहीं करते, लेकिन एरे यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और चीजें भी होती है जो हम ऐड करके फिर एरे को यूज करते हैं। अब वो क्या चीज है वो हम देखेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया कि सिंपल एरे यूज करने का क्या ड्रॉबैक है, कि आपको पता नहीं चलेगा कि एरे कितनी फील्ड है, कितनी खाली है, उसमें कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं, या फिर उसमें कहाँ कहाँ वैल्यू है कहाँ कहाँ नहीं है। कोई 15 यहाँ पड़ा हुआ है, 11 यहाँ पड़ा हुआ है, तो आपको पता नहीं चलेगा, अरेंजमेंट आपका वो नहीं है। वो तो कुछ कहीं भी वैल्यू रख सकते हैं ना, इंडेक्स को एक्सेस करके, उसने रख दिया, अब आप ढूंढते रहो और आपको पता ही नहीं चलेगा कि रखी भी है या नहीं रखी भी है, आप वहां फंस जाओगे, तो आपका सही नहीं चलेगा एप्लीकेशन में। तो इसीलिए हमें इस चीज से बचने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, उसके साथ हमने कुछ चीजें, एरे तो यूज करते ही हैं, साथ कुछ और चीजें अटैच करते हैं, फिर ये एरे डेटा स्ट्रक्चर बनता है। ऑल राइट, तो अब क्या है, एरे डेटा स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या करना है, हमें क्या चीजों की जरूरत पड़ी, पहले हमने ये देखना है। तो हमने ये देखा, हमने ये चीज नोट करी कि हमें नहीं पता चल रहा कि एलिमेंट्स कितने फील्ड हुए। अब ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि एलिमेंट इसमें रैंडम ऑर्डर में, मतलब कि कई कोई आगे रख दिया है, कोई पीछे रख दिया है, एक तरतीब में शुरू से यहाँ तक, जैसे कि इस तरीके से कि पहला एलिमेंट यहाँ है, सेकंड एलिमेंट यहाँ है, थर्ड यहाँ है, फोर्थ यहाँ है, फिफ्थ यहाँ है, ऐसा नहीं रखा हुआ। उसने ऐसे ऐसे करके एलिमेंट्स को रख दिए। तो ये जो हमने दी ना, किसको आजादी दी, अगर क्लाइंट को हमने दिया, किसी को भी कस्टमर को दे दिए कि वो अपनी मर्जी से एलिमेंट को रख देते हैं। कोई प्रोग्रामर है, एक प्रोग्रामर भी है जो उसने अपनी मर्जी से एलिमेंट्स को रख दिया है, और आपको बोल रहा है कि आगे का काम आप करो, तो आप कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं उसने कहाँ रखी है, क्या कर रही है। तो ये आप तो आपने क्या करना है, एक काम तो ये करना है कि आपने इसका जो ऑर्डर है ना, वो स्टार्टिंग से शुरू करना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। क्या करना है, लेफ्ट टू राइट। वैल्यूज को आपने ऐसे रखना है कि आपने 11 को पहले यहाँ रखा, ठीक है,
15 आ रहा है तो 15 को यहाँ रखेंगे, ये नहीं कि इसको इस वाले को स्किप कर देंगे, नहीं, हमने लाइन से रखना ताकि हम पता चलता रहे कि यहाँ तक वैल्यूज फिल्ड हो गई। अच्छा, इतना करना काफी नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, एक और मसला ये आता है कि आप वैल्यूज तो रखते जा रहे हो, ठीक है, आपको पता चला आपके एरे जो बंदा था जिसने एरे बनाई थी उसने कितनी बनाई थी, 100 साइज। आपने क्या करा, ए 105 इक्वल टू 35, ये कर दिया, ये क्या हो गया, ये तो आपने ओवरफ्लो कर दिया, ये तो आपका प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है, लेकिन आपका ये कंपाइलर एरर नहीं देगा। C++ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कभी एरर देती ही नहीं। ये क्या मतलब आपको वो आज़ादी बहुत देती है, फ्रीडम आपको बहुत होता है, आप गलती करते हो लेकिन आपको मना नहीं करती। अगर पाइथन में यूज कर जावा यूज करते हैं तो वहां पे एरर आ जाता है कि आपने इंडेक्स ओवरफ्लो हो गया आपका, लेकिन वहां पे आपको एरर नहीं आएगा। आप एक्सेस कर ले वैल्यू को और आप रख दे वैल्यू, वो क्या करेगा, इस मेमोरी ब्लॉक को लेके भी आएगा, लेकिन कोई और मेमोरी होगी, वो आपकी एरे का मेमोरी ब्लॉक ही नहीं है, वो उसकी रेंज से ही बाहर चला गया और कोई और मेमोरी थी वहां पे उसने ओवरलैप कर दिया, तो आपका बहुत मसला हो जाता है इससे, तो ये सही नहीं है। तो इसी वजह से हमने क्या करने होते हैं, एरे के साथ दो वेरिएबल्स हमें और ऐड करने होते हैं। एक होता है कैपेसिटी, तो ये बताता है कि आपकी एरे कितनी साइज की है, क्योंकि एक बंदे ने बना दी है ना, वो बार बार थोड़ी हमें पता चलेगा वो प्रोग्राम में उसने क्या लिखा था, एक अलग क्लास है उसने अलग जगह एरे बनाई थी, हमें तो कहीं और एरे मिल रही है, कोई और फंक्शन में उसने एरे भेज दी, हमें तो पता कितनी साइज की हो गया है। तो हमें कैपेसिटी का एक वेरिएबल होना चाहिए जो हमें बताएगा कि एरे इतनी साइज की है, और एक और वेरिएबल होगा लास्ट इंडेक्स, वो क्या करेगा, हमें बताएगा कि लास्ट वाला एलिमेंट कहाँ पर इंसर्ट हुआ है, क्योंकि हम एक ऑर्डर में एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, जैसे कि 17 को यहाँ किया, 21 को यहाँ करा, 30 को यहाँ करा, फिर 45 को यहाँ करा, एक ऑर्डर में लाइन से, ये नहीं कि आगे पीछे नहीं करेंगे कि 55 को यहाँ रख दिया और बाकी सारे बीच के खाली मेमोरी ब्लॉक छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लाइन से अरेंजमेंट इसको देंगे। ओके, अच्छा, तो और क्या चीज है, तो ये हमें समझ आ गया कि हमने क्या करना है कि ये जो है एलिमेंट्स को अरेंज करना है, अरेंजमेंट देखना है, और उसको अरेंज इस तरीके से करना है कि हमें आगे मसला नहीं हो बाद में। कैपेसिटी में बताओ क्या है, ये बताओ कहने कहाँ तक फिल हुआ है, अभी कितनी जगह बाकी है, वो कैसे पता चलेगी, क्योंकि देखा हम एक ऑर्डर में जब अरेंज कर रहे होंगे ना, तुम्हें पता है यहाँ तक अरेंजमेंट हो गया, यहाँ तक एलिमेंट्स आ गए, तुम्हें कैपेसिटी भी पता है कितनी है, तो हम दोनों को मैच कर लेंगे, यहाँ तक अभी एलिमेंट्स आए, कैपेसिटी है, समझे कैपेसिटी 50 की, आपका लास्ट इंडेक्स है 25, तो अभी पता चल गया आपको 25 की जगह खाली है, आप और एलिमेंट्स को रख सकते हैं, अभी एरे फुल नहीं हुआ। तो ये चीजें हमने करनी होती है, इसीलिए हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एरे का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें एक एरे भी होता है और साथ में दो वेरिएबल्स होते हैं, उनके साथ एक मेमोरी ब्लॉक बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो एरे का डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर हमने उसको उस पर फंक्शंस लगाने होते हैं कि ये किस तरीके से, हम सब इम्प्लीमेंटेशन अभी देखेंगे, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये काफी हद तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। अभी तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, आई थिंक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अगर किसी का कोई माइंड में क्वेश्चन हो, तो कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन समझ नहीं आएगी, तो ये पॉइंट समझ नहीं आए तो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट में बता दें। हाँ, चैट में बता दें और हैंड रेज कर दें तो फिर हम आपका माइक अनम्यूट कर देते हैं और फिर आप पूछ भी सकते हैं। तो लोग बोल रहे हैं ऑल क्लियर। ओके ओके, किसी और का एक एक मिनट आया है। यस शहबाज, यस, अच्छा एक मिनट, जी ये शहबाज किसी बोलें। शहबाज है एंड उबैदुल्ला है, आप लोग एक बार बोल दें। लो, आ रही आवाज? जी आ रही है आवाज। यस यस, कि सर एरे को दूसरे डेटा स्ट्रक्चर के साथ किस तरह यूज कर सकते हैं? सर एरे को दूसरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज नहीं करना है, एरे खुद होगा, एक एरे होगा के साथ दो वेरिएबल्स को अटैच कर देंगे और फिर उनका एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, एक मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा बड़ा सा, जिसके अंदर खुद एक एरे भी होगा और साथ में दो वेरिएबल होंगे, मेंबर वेरिएबल। तो हम इनको साथ साथ हमारी वेरिएबल बताते रहेंगे, ये वेरिएबल हम ये बताएंगे कि हमारा एरे अभी फुल तो नहीं हो गया है, इस पर जगह कितनी बाकी है, और ये सब हमें वो बताते रहेंगे, तो हमारा कोई मसला नहीं बनेगा। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, बिस्मा का सवाल है कि सर ये 105 और 35 वाला पॉइंट रिपीट कर दें, और फिर उबैदुल्ला आपका सवाल भी देता हूँ। ऑल राइट, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ये पॉइंट ये था कि आपकी एरे जो है वो
इनिशियलाइज हुई, ठीक है, आपने इनिशियलाइज की बनाई, डिक्लेयर करी, डिक्लेयर होती है ना, एरे डिक्लेयर भी करते हो इनिशियलाइज भी करते हैं, साथ हमने इनिशियलाइज भी कर दिया, आपने A100 लिखा, इंट A100 इक्वल टू 0, तो ये आपने क्या करा, एरे को डिक्लेयर कर दिया, आपने क्या करा, 100 मेमोरी ब्लॉक्स को रिजर्व कर लिया है आपने, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लिख देते हो A105, ये तो भाई आपकी रेंज से बाहर चला गया ना, आपने 100 मेमोरी ब्लॉक्स को रिजर्व किया था, मतलब आपके इंडेक्स अलाउ जो है यहाँ तक 0 से लेके 99 तक है, क्योंकि इंडेक्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, साइज हमारी एक ज्यादा होती है ना, तो 0 से स्टार्ट, इसी वजह से वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या होता है, हमारे 0 से लेके 99 तक आप इंडेक्सेस वैलिड है, ये इनवैलिड इंडेक्स है, क्योंकि आपकी एरे 100 साइज की है, आपने कितने कर लिए 105, मतलब 105 फिफ्थ पोजीशन पे आप चले गए, इतना आगे, वो तो है ही नहीं इसके पास। लेकिन यहाँ पे आपको एरर नहीं मिलता, मसला ये C++ लैंग्वेज में आपको एरर नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो ये दोनों ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आपको अलाउ करती कि आप, आपके ऊपर सब कुछ है, अब आपने खुद मेमोरी मैनेज करनी है, आपने सब कुछ देखना, इसी वजह से। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा पॉइंट, और किसी का क्वेश्चन? ये शाहजेब अकबर का भी हैंड रेज है, आप लोगों को कोई सवाल है? उबैदुल्लाह आप भी पूछें। उबैदुल्लाह ने पूछ लिया है कि शहबाज आपका कोई सवाल है? कौन सर, आवाज आ रही है? यस सर। जी। असल में सर मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने सेशन ज्वाइन किया हुआ है, तो मैंने तो ज्वाइन कर लिया, तो उनसे ना ज्वाइन नहीं हो पा रहा, उसके जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो टेम्परेरीली सस्पेंडेड है और विदाउट लॉगिन वो ज्वाइन नहीं हो रहा, तो इसका कोई हल है? बाय द वे ये मैंने आपको आपने मुझे मैसेज किया ना, मैंने सॉर्ट कर लिया मसला। ये वाले मसले आप चैट पे भेज दें, मैं अभी बोल रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स आपका अगर पूछने हैं तो आप बता दें, ये मसला हम सॉर्ट कर लेंगे, आप चैट पे भेज दें इसको। आप वैसे किसी और मेल से ज्वाइन कर सकते हैं, इशू नहीं है, बस यूज द सेम फुल नेम, दैट्स इट। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है कि सर एरे 100 को इनिशियलाइज क्यों करवाया 0 से? ओके, अच्छा, इसको इनिशियलाइज 0 से इसलिए करवाया था कि हमें ना ये हो जाए कि हर जगह गार्बेज ब्लॉक ना रहे ना, मतलब कि गार्बेज मेमोरी नहीं रहे। अगर हम नहीं रखेंगे इनिशियलाइज 0 से नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये लिखते हैं इंट A100, बस यहाँ तक लिखते हैं, तो इससे ये होता है कि हर मेमोरी ब्लॉक पे गार्बेज वैल्यू आ जाती है, हर मेमोरी ब्लॉक, कुछ आपने इनिशियलाइज नहीं किया, कुछ रखा नहीं है, तो ये जो है ना आपकी ये C++ लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, गार्बेज ब्लॉक बन जाता है, मतलब उसमें कोई गार्बेज कुछ भी रख देगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखेगा वो, देखो कंपाइलर कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी है, आपने रखी है, वो कुछ ना कुछ रख देगा, तो उससे कुछ मसले हो सकते हैं कि वो वैल्यू ऐसी हो, आपको लगे वो मेरी असल वैल्यू है लेकिन वो गार्बेज मेमोरी हो, तो आपका मसला बन सकता है। इसलिए हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ये सेफ साइड होती है कि आप पहले से सब में 0 रख दो ताकि आपका कोई मसला नहीं बने, इसलिए होता है। ओके सर, आप कंटिन्यू करें आगे। ओके, चलो हम आगे चलते हैं फिर। ऑल राइट, तो हमने तो ये देखा कि यहाँ पे कुछ मसले थे एरे में, सिर्फ एरे यूज करते तो उसमें कुछ इश्यूज हैं जिनको हमें रिजॉल्व करना होगा, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, एक क्लास बनाते हैं। अब हम कोड की तरफ ही चलते हैं, फिर थोड़ा सा देखते हैं, और पहले कुछ मसले देखते हैं कि मसले और क्या क्या थे ना। जैसे कि आप देखते हैं, सपोज ये क्रिएटेड एरे, आपने एरे बना ली, एज्यूम करें कि स्टोर सम आउट ऑफ 100 डेटा इन दिस एरे, ठीक है। अब आप कुछ आंसर्स दें क्वेश्चंस के, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको सोचने मजबूर करेंगे कि ये क्यों हमारी सिर्फ एरे यूज करना काफी नहीं है। जैसे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द एरे, आप कितने एलिमेंट्स एरे में स्टोर हो ये आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आप उसने वैल्यू रख दी है, अब उसका डेटा 0, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, डेटा 0 भी हो सकता है, तो आपको पता चलेगा कितनी वैल्यूज आ गई है, जब तक वो खुद नहीं बताएगा आपको प्रोग्राम में जिसने वैल्यूज रखी है कि मैंने इतनी वैल्यूज डाल दी है एरे में, अगर वो नहीं बताएगा तो आपको नहीं पता चलेगा। आपने एरे तो उसने 100 साइज की बनाई है, अभी तक कितनी वैल्यूज रखी है उसमें, वो आप नहीं बता सकेंगे, तो इसीलिए ये एक मसला आता है। एक मसला क्या है, इफ सपोज 10 एलिमेंट्स आर स्टोर्ड, फर्स्ट करें 10 एलिमेंट स्टोर हुए में एरे में, और आप चाह रहे हैं कि स्टोर वन मोर एलिमेंट एट इंडेक्स 2, आप चाह रहे हैं कि इंडेक्स 2 में मैं वैल्यू को रख दूं। अब हो सकता है इंडेक्स 2 में पहले से कोई वैल्यू रखी हुई हो, आपको तो नहीं पता, उसने रैंडम ऑर्डर में वैल्यूज रखी हो कि आगे कुछ वैल्यूज कुछ पीछे वैल्यूज 2 इंडेक्स पे रखी हुई हो, आपने ओवरलैप कर दी, आपने दोबारा वैल्यू रख दी, तो वो तो ओवरलैप हो गई, पुरानी वैल्यू चली गई, तो डेटा लॉस हो गया ना हमारा, तो ये मसला हो सकता है। और क्या है, हाउ टू गार्ड अगेंस्ट ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ओवरफ्लो हो गया था, ये जो हमने ये लिखी थी ना एग्जांपल, ये 105 वाली,
ये वो ओवरफ्लो की एग्जाम्पल, ये जो है हमारी ओवरफ्लो की एग्जाम्पल है कि आपका एरे ओवरफ्लो कर गया है, आपकी जो इतनी लिमिट थी, जितनी रिजर्व प्लेस थी, उससे आगे निकल गए हो, तो ये आपने ओवरफ्लो कर दिया। ये भी आपको कंपाइलर मना नहीं करेगा, कर देगा ये, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि ओवरफ्लो हो गया। तो ये हमें पता चले कि ओवरफ्लो हो रहा है, कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। और क्या है, अच्छा, हाउ टू नो दैट वेदर अ वैल्यू ऑफ एट अ गिवन इंडेक्स इज वैलिड और गार्बेज। आप कैसे बता सकते हो कि वैलिड है या गार्बेज है? गार्बेज वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ये भी एक पॉइंट है। गार्बेज वैल्यू जीरो भी हो सकती है, कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन हमने जीरो रख दी है, वो हमने ऐसे तरीके से रखी है कि सब में हो कि वो मतलब ऐसा लगे हमें कि हमने अभी, अगर हमारा कोई डेटा ऐसा है 1 से लेके 100 तक काउंटिंग है हमारी, ठीक है, हम वैसा डेटा रख लें, तो जीरो होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमने यहाँ जीरो रखा हुआ, तो यहाँ पे अभी हमने एंटर नहीं किए वैल्यू। अगर इस तरीके से सिनेरियो बनता है तो वहां हम ज्यादातर इस तरीके यूज करते हैं, तो ये इसलिए होता है ना। तो अब क्या है, हाउ टू नोट, ये हमने देख लिया गार्बेज है यानी ये बता नहीं सकते। यस यस सर। एक मिनट फैजान, ये एक इससे पहले वाला पॉइंट रिपीट कर दें, किसी बच्चे का सवाल है, किससे पहले वाला पॉइंट रिपीट कर दें। ओके ओके, ये वाला पॉइंट, हाउ टू गार्ड अगेंस्ट ओवरफ्लो अंडरफ्लो। जी। ओके ओके, ओवरफ्लो तो हमने देखा, ओवरफ्लो क्या था, ओवरफ्लो ये था कि आपने जो आपकी लिमिट है 100 एलिमेंट की, उससे आप आगे निकल गए हो, 105 तक पहुंच गए। अब अंडरफ्लो क्या होता है? अंडरफ्लो भी एक चीज है। अंडरफ्लो मतलब, अंडरफ्लो ये है कि आप एलिमेंट्स एरे में, आप चाह रहे हो कि मैं अपनी एरे को खाली कर दूं। आप क्या चाह रहे हो? मैं अपनी एरे को खाली कर दूं, मैं उसको रिफ्रेश बना दूं, फ्रेश बना दूं, मतलब समझ रहे हैं, नई एरे नहीं बनाऊं, उसी एरे को मैं खाली करना चाह रहा हूं। तो क्या आप कर सकते हैं? कैसे करेंगे? आपकी 100 एलिमेंट्स की एरे बनी हुई है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज रखी हुई है, अब आपको नहीं पता कितनी वैल्यूज है, तो आप उसको डिलीट करने जा रहे हैं। अब आपको नहीं पता ये जीरो असल डेटा है या कुछ और है, ये क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी जगह क्या रखूँ, जीरो की जगह क्या रखूँ कि ये डिलीट हो जाए? कुछ नहीं कर सकता मैं, बेबस। क्या करें? जीरो रख सकते हैं या और कुछ रख ही नहीं सकते, जीरो भी डेटा हो सकता है। तो हम अंडरफ्लो के एरर में भी फंस सकते हैं कि अंडरफ्लो मतलब हम डिलीट करते जा रहे हैं, डिलीट मतलब हम वैल्यूज को मिटाते जा रहे हैं, लेकिन हमें पता चला कितनी मिटा दी है, अब और ज्यादा तो नहीं मिटा दी, कितनी करनी है, क्या है। तो ये एरर्स आएंगे, मसले आएंगे। जब आप देखिए, मसले जब आते हैं जब आप रियल केस सिनेरियो पे काम करते हैं ना। अगर आपसे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो नहीं, वो बेसिक प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल वो होती है कि आपने एक एरे बनाई, 100 नंबर्स की एरे बना दी, उसमें नंबर्स को स्टोर कर दिया, फॉर लूप चला के काम कर लिया, तो आपको कोई मसला ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आपकी एरे है, आपने कितनी बनाई है, आप उसमें वैल्यूज रख रहे हो, आपके यूजर्स स्कैन एफ करके वो सी इन करके आप वैल्यूज यूजर से ले रहे हो, स्टोर कर रहे हो। ये तो हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में ये सब करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही करते हैं थोड़ा। लेकिन जब हम डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं तो हम एक चीज को नोट करते हैं, रियल केस सिनेरियो में लेके जाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को, कि जब रियल केस सिनेरियो आ जाता है कि जैसे कि ये मसला आ गया, ये मसला आ गया, तो हमने उसको कैसे टैकल करें। तो यहाँ पे मसले ये आते हैं, तो यहाँ पे ये मसले आ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी नहीं चली गई, कितनी आ गई है, क्योंकि देखें, एक बंदा प्रोग्राम नहीं लिख रहा होता, पूरी टीम होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो एक बंदा होता है, एक एरे बनाता है, दूसरा बंदा उसी एरे को इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको सब पता होना चाहिए उस एरे के बारे में, बैकग्राउंड कि उसमें कितनी वैल्यूज आई हैं, कितनी रह गई हैं, और क्या क्या है, क्योंकि एक बंदा सब काम नहीं करता। तो इसीलिए जब टीम काम कर रही होती है तो हमें कुछ ऐसी, तभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हैं, ताकि पूरी टीम वर्क से काम हो सके, प्रोजेक्ट पे काम हो सके। और डेटा स्ट्रक्चर इसलिए कि ताकि डेटा को सही से ऑर्गेनाइज करके काम, कोई मसला ना बने। ओके, तो और देखते हैं, तो और क्या पॉइंट था, एक मिनट, ये रहा पॉइंट्स है यहाँ पे। और क्या है, ये हमने देख लिया, ओवरफ्लो अंडरफ्लो को देखा। अंडरफ्लो मतलब इतना डिलीट कर दें कि ज्यादा हो जाए। यस यस सर। क्वेश्चन 4 भी रिपीट करते हैं, ये जो आप हाउ टू नो दैट वेदर अ वैल्यू इज ओके ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको रिपीट करता हूँ। हाउ टू नो दैट वेदर अ वैल्यू एट अ गिवन इंडेक्स इज वैलिड और गार्बेज। आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो इस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, ये वैलिड है या गार्बेज है? अब ये गार्बेज वैल्यू ना कुछ भी हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है, ये कंपाइलर के ऊपर कुछ भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकता है, 1000 भी रख सकता है, और ये कोई अल्फाबेट वाली वैल्यू भी रख देता है, कुछ भी रख देता है। ये आप देखेंगे ना कभी गार्बेज वैल्यू का, आप चेक कीजिएगा, एरे बनाए, उस एम्प्टी एरे को प्रिंट करवा दे, कुछ वैल्यूज ही रखे उसपे, उसको प्रिंट करवा दे फॉर लूप के जरिए, आपको अजीब अजीब सी वैल्यू नजर आ रही होगी, एक्सपोनेंट में आपको कुछ और आ रही होगी, मैं प्रिंट करूँ मुझे पास कुछ और आएंगी, आर्किटेक्चर में अलग अलग आ रही। तो ये मसला होता है, तो आप बता नहीं सकते हो, आप वैल्यू को देखते हैं एरे में कि ये गार्बेज है या वैलिड है।
तो ये पॉइंट है। और हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट, आप एलिमेंट को डिलीट कैसे करोगे, यही तो मसला आता है ना, एरे हम यूज करते हैं, कभी हमने डिलीट नहीं किया। आप कभी जिन्होंने करी है प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग भी, तो वो अगर सोचे हैं तो आपने कभी एरे बना तो देते हैं आप, लेकिन जब डिलीट करना होता है तब डिलीट का नहीं करते, आप सोचते ही नहीं है इतना आगे कि डिलीट भी तो करना हो सकता होगा ना भाई, कि एलिमेंट अब हटाने हैं, एरे को एम्प्टी करना है, तो कैसे करें। वो तो हमने फिल कर दिया, थोड़ा वैल्यूज डाल दी, अब क्या करेंगे, वापस से 0 0 रख देंगे, क्या करेंगे, यही कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं 0 भी डेटा हो सकता है, यही मसला आ जाता है फिर। तो कंक्लूजन पे आते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला, इतने सारे मसले आ रहे हैं हमारे पास, ये देखा मसले ना थोड़े इनको डीप में देखना पड़ेगा, अगर आप लोग अभी समझ नहीं आ रहे तो ये आहिस्ते आहिस्ते आपको दोबारा रीड कीजिएगा, फिर दोबारा समझिएगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं आते ये मसले समझ में ना, क्योंकि ये जब थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना, लेकिन हमें सेशन में भी कंप्लीट करना है और चीजें भी देखनी है ना, तो हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन आप इसको अलग से भी फोकस किया कीजिए, जो स्लाइड होती है ना इसको। ऑल राइट, तो नॉर्मल एरे जो है इज नॉट गुड इनफ, जो आपकी नॉर्मल एरे है ना वो इतनी काफी नहीं है, इज नॉट गुड इनफ, अच्छी है लेकिन काफी नहीं, टू एफिशिएंटली हैंडल सच सिचुएशन, कि आपकी जैसी सिचुएशन आ जाती है उसको हैंडल कर सके, वो नहीं कर सकते। We need to keep extra information like capacity of array to guard from overflow। एक कैपेसिटी हम बनाना पड़ेगा, एक इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी कैपेसिटी वेरिएबल में, जो मैं ये बताएगा कि आप एरे आपकी ओवरफ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, अगर आप और वैल्यूज रख रहे हो उसमें। इंडेक्स ऑफ लास्ट फील्ड ब्लॉक, आपको इंडेक्स ऑफ लास्ट फील्ड ब्लॉक ये बताएगा कि लास्ट फील्ड ब्लॉक आपका कौन सा है, अभी एक कौन सा फील्ड हुआ है, और आगे कितने एलिमेंट्स आप फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें वहां तक पता है जहां तक हम लेफ्ट टू राइट एरे पे चलेंगे, ताकि एक अरेंजमेंट में एलिमेंट सेंटर हो, और जब हमको लास्ट फील्ड वाला ब्लॉक जो हमें बता दे कि यहाँ तक एलिमेंट्स आ गए। एज्यूम एलिमेंट्स आर फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यही पॉइंट आ गया, लेफ्ट टू राइट वन, लेफ्ट टू राइट आप एज्यूम करें एलिमेंट्स को फिल कर लें। टू ट्रैक द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे एज वेल एज वेयर एज द वैलिड वैल्यूज एंड वेयर आर द गार्बेज वैल्यूज, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ पर वैलिड वैल्यूज है, कहाँ पे गार्बेज वैल्यूज है, तो आपको साफ जाहिर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाकर एरे को यूज करते हैं। वी नीड टू क्रिएट एन एरे डेटा स्ट्रक्चर इन C++। फिर हमें क्या जरूरत पड़ी, अब हमें जरूरत पड़ी, देखिए पहले मसलों को पता होना चाहिए, तो फिर हमें इसका सॉल्यूशन मिलता है, तो फिर मजा आता है ना, कि इंटरेस्ट भी बनता है कि हाँ ये मसले थे, तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए एरे का डेटा स्ट्रक्चर वजूद में आया। वरना क्या जरूरत है डेटा स्ट्रक्चर, एरे है हमारे पास, हम ये सोचते हैं ना एरे तो है हमारे पास, हमें क्या जरूरत है एरे डेटा स्ट्रक्चर की, एरे वही है ना डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसकी कोई डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, लेकिन वो एरे है सही है, लेकिन उसके साथ हमें कुछ चीजें ऐड करनी होती ताकि हम उसके मसलों को कर सकें सॉल्व। ओके, डिफाइन अ क्लास एरे, हम एक क्लास बनाएंगे एरे की, ठीक है, विद एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, उसमें कुछ वेरिएबल्स और फंक्शंस को मिलाकर हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, तो उससे हमें पूरा एरे डेटा स्ट्रक्चर चलता है। हम कोड की तरफ चलेंगे, बाकी ये है, ये हम देखते हैं, ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, ये हम फंक्शंस बनाएंगे, ये हमने यहाँ पे लिखे हुए फंक्शंस के नाम, कि कौन कौन से फंक्शन हमने बनाने हैं। तो एरे शुड बी क्रिएटेड डायनामिकली, आप एरे को डायनामिकली बनाएंगे, आप स्टैटिक टाइप नहीं बनाएंगे ना, स्टैटिक तरीके से भी एरे बनती है, डायनामिक तरीके से भी बनती है, वेरिएबल भी डायनामिक बनता है, स्टैटिक बनता है। डायनामिक क्यों बनानी है, वो इसीलिए बनानी है कि आप उसकी जो है, उसका जो एड्रेस जो आपको मिले, तो उसमें है ना आप क्या कर सको, वो जो है ना आपको एक पॉइंटर वेरिएबल में आप उसको रख सको, ठीक है, और वो उसके एड्रेस को चेंज भी कर सको। जब आपने नई एरे बना दी, अब आपने एरे चेंज करनी है, तो अब आपका वो पॉइंटर है ना, वो पॉइंटर वेरिएबल है, उसके अंदर चेंज हो सकता है, ये अभी कोड करेंगे तो आप लोग को लगा क्लियर, ठीक है। एक आपके क्या वेरिएबल्स होने चाहिए, कैपेसिटी, लास्ट इंडेक्स और पीटीआर, ये एक पॉइंटर वेरिएबल होगा जो आपके एरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मेथड्स क्या होंगे, अब मेथड्स भी होंगे, देखिए क्लास है उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं। ये है कंस्ट्रक्टर हमारा क्रिएट एरे, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर होगा जो हमें एरे बना के देगा। अपेंड करेंगे एरे में वैल्यूज, इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे, सर्च करेंगे, कंस्ट्रक्टर इसका होगा डिस्ट्रक्टर, ठीक है, ये क्रिएट एरे वही कंस्ट्रक्टर ही। ऑलराइट, तो ये चीजें हम इस इम्प्लीमेंटेशन में करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो मैंने थोड़ा कोड्स का लिख के रखा हुआ है पहले से ही, तो इसकी थोड़ा सा और इसको देख लेंगे। डेटा मिनट में जरा कोड्स को देख पाता हूँ।
बेटा फाइल निकालता हूँ। जब तक अभी तक किसी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर अब हम कोड पे जा रहे हैं। तो और क्यूरीज हो किसी की अभी तक? मैंने माइक अलाउ कर दिया आप लोगों को, आप हैंड रेज करके सवाल कर सकते हैं। जी कासिम पूछें। सॉरी मोहम्मद हसन, आपका कोई सवाल है, पूछें। सर प्रधान, ये लोग सवाल पूछते हुए इतना शर्माते क्यों हैं? यही मसला समझ नहीं आता बिल्कुल। अरे मैं इन अच्छा लोगों मैंने पहले भी बोला था कि सवाल पूछोगे तो पता चलेगा, जब आप दोनों की नॉलेज एक्सचेंज होगी, जो उनको थोड़ा बहुत पता है, हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज ना पता हो तो आप भी उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से नॉलेज एक्सचेंज होती है। सवाल ही नहीं जब पूछते ये लोग। जवाब आया है फैमिली साथ होती, तो भाई आप कुछ हमसे हंसी मजाक थोड़ी कर रहे हैं, आप पढ़ाई से रिलेटेड एग्जैक्टली, सवाल। आप चैट पे पूछ लो, मसला थोड़ी है। आप चैट पे लिखो हाँ, सवाल है तो पूछो। बिल्कुल। फैमिली उल्टे प्राउड फील करेगी कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो please, अच्छा शोएब, आपका सवाल है, पूछे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल था मेरा। वालेकुम सलाम। यस यस। सर ये पूछना था मुझे कि ऐसा नहीं हो सकता कि एरे ऑटो हो जाए, यानी जितना डेटा हो सिर्फ उतनी ही मेमोरी स्टोर ले, बाकी कोई नहीं, साइज डिफाइन ना करें हम। राइट, आप चाह रहे कह रहे हैं कि हम साइज डिफाइन नहीं करें और वो जितनी वैल्यूज है उतनी साइज उसकी बढ़ती रहे साथ साथ। जी जी सर। अच्छा। अच्छा सर, इसमें मसला ये है कि जो हमारी जो सी प्लस प्लस सी में जो एरे होती है बाकी हर जगह, इस लैंग्वेज का नहीं है, हर जगह एरे जो है ना एक वो है, क्या बोलते हैं, उसकी जो साइज है ना पहले से डिफाइन करनी पड़ती है। ये क्यों करनी पड़ती है? ये इसलिए करनी पड़ती है साइज डिफाइन, क्योंकि आप पहले से क्या करते हो, एरे जब बनाते हो ना तो होता क्या है, मेमोरी रिजर्व हो जाती है। ऐसा ही है, आप A100 लिखते हो तो 100 ब्लॉक्स की एक लाइन में मेमोरी, एक कंसेक्यूटिव मेमोरी सेल्स लाइन में रिजर्व हो जाते हैं आपके लिए। तो वो रिजर्व हो जाते हैं, अब आप उनको यूज करो। अब आप चाह रहे हो कि आपकी हर टाइम जितनी हो वैल्यू उतनी बढ़ती रहे, तो क्या होगा, आप क्या करोगे, पहले 1 ब्लॉक की एरे बनाओगे, ठीक है, आपने बनाई, उसमें आपने डेटा रखा। अब आपको चाहिए और डेटा आ गया, अब 1 ब्लॉक रिजर्व किया था आपने सिर्फ, अब क्या करना है, 2 ब्लॉक करोगे रिजर्व, तो आप दूसरी एरे बनाओगे अब 2 ब्लॉक वाली, तो दूसरी एरे बनानी पड़ेगी, वो एरे छोड़नी पड़ेगी आपको, वो एरे को आपने खत्म करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा मतलब, और दूसरी एरे बनानी पड़ेगी, वो 2 वैल्यूज की बनेगी। फिर आपको चाहिए तीसरी मेमोरी, तीसरी आई आपके पास वैल्यू, तो आप 3 मेमोरी सेल्स की बनाओगे एरे अलग से, फिर 4 की अलग बनाओगे, तो इससे कंप्यूटेशन पावर बहुत ज्यादा यूज होगी, और क्या होगा यहाँ पर हमारा मसला कि स्पेस बहुत ज्यादा यूज होगी, क्या अलग अलग जगह वो बना रहा होगा एरे बार बार। अब 4 की मेमोरी अच्छा पता है क्या मसला आएगा, आपने 4 की एरे बनाई, 4 फिर क्या करने पड़ेगा, 4 वैल्यूज कॉपी भी करनी पड़ेगी, उस दूसरी एरे में से आप कॉपी भी तो करनी है, क्योंकि नई एरे बनाई ना आपने अब, क्योंकि आप वो रिजर्व तो सिर्फ 4 मेमोरी सेल्स थे, अब 5 आ गए, तो अब 5 ब्लॉक्स की मेमोरी बनाओगे, एरे बनाओगे, तो उसमें आप सब कॉपी भी करोगे, फिर बार बार आप ये कॉपी करते रहोगे, तो उससे टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। अब 1 लाख एलिमेंट्स की एरे बन गई है, अब एक और एलिमेंट है, 1 लाख 1 एलिमेंट्स हो गए, तो आप 1 लाख एलिमेंट्स को दोबारा दूसरी एरे में कॉपी करोगे पहले तो फॉर लूप चला के, उसके बाद नया वैल्यू आई, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और ये एफिशिएंट तरीका है। आई होप आंसर द क्वेश्चन। अच्छा सर, एक सवाल है कि एरेज आर द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और नॉट। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, देखिए एरे जो है ना, जो है हमारे पास जो एरे है, ये तो हमारे पास जो हमें मिल जाती है, जाहिर सी बात है ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, क्योंकि आपको अलग से मिल रही है ना, ये वो नहीं है जो इंट है ना आपकी, जैसे कि इंट जो आपका एरे डेटा टाइप नहीं है, एरे कलेक्शन है ना एलिमेंट्स का, उस इंटीजर जो इंट है ये डेटा टाइप, इंट एक ए लिखा आपने, इंट ए, तो एक वेरिएबल बन गया, तो वो क्या बन गया, वो एक वेरिएबल जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप हमें मिली है उसके जरिए। अब एरे जब आप बनाते हो ना तो क्या होता है, मेमोरी सेल्स, ज्यादा मेमोरी सेल्स बना देते, तो इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट 20 लिख दिया, तो 20 मेमोरी ब्लॉक्स की आपकी क्या बन गई, एरे बन गई, तो अब वो इंटीजर की ही बनी, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे कि ये वो नहीं है, मतलब कि अलग से डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ये तो डेटा टाइप नहीं है, इंट है डेटा टाइप।
अच्छा सर, एक सर एक क्वेश्चन ये है कि जो इंडस्ट्रीज होती है, आईटी इंडस्ट्रीज हमारी बड़ी बड़ी, तो उन पे जितना हमारा डेटा होता है, हम एरे यूज करते हैं, तो इसको मैनेज करना मुश्किल नहीं हो जाता? ओके, आप कहना चाह रहे हैं कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहां पे जब एरे बनाते हैं तो उसको मैनेज करना मुश्किल तो नहीं हो जाता, यही पॉइंट है? क्योंकि हम यहाँ पे और चीजें भी सर देखते हैं इसके साथ साथ। हाँ, तो देखें वहां पे क्या होता है, वो पहले से उनको क्या मिल जाता है, एरे आपको उनको बना बनाया मिल जाता है। मतलब कि वो ऐसा मिलता है, वो ये तभी तो आई आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उनको ये सब चीजें दोबारा करनी ना पड़े, उनको बनी बनाई मिल जाती है। अब C++ है ना, अभी मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ लेकिन चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। C++ जो है वहां पे आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी मिलती है, आपको पता होगा शायद, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। उसके अंदर आपको ये हर डेटा यस सर। स्ट्रक्चर बने बनाए मिलते थे। वेक्टर है, वेक्टर ये एरे का ही डेटा स्ट्रक्चर। तो उसमें आपको हर चीज पहले से बनी बनाई मिलती है, ताकि आप जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आओ तो आप उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त उसको यूज करो और आपको दोबारा से पूरी इंप्लीमेंटेशन ना करनी पड़े। इंप्लीमेंटेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें उस डेटा स्ट्रक्चर की इन डेप्थ नॉलेज मिले कि वो बना क्यों है, उसका मकसद क्या था, और वो जो है क्या उसका क्या मकसद था और क्यों जरूरत पड़ी। और देखिए जब हम इन डेप्थ नॉलेज मिलती है ना डेटा स्ट्रक्चर की, तो हम जब प्रॉब्लम्स आती है ना जब सॉल्व करने के लिए, तो हमारा माइंड फौरन उसका जवाब ढूंढ लेता है, मतलब वो करता है, क्योंकि उसको इन डेप्थ पता होता है कि ये डेटा स्ट्रक्चर इस तरीके से करना, ये मसला हुआ है तो इसका यूं निकलेगा, क्योंकि आपने उसको इन डेप्थ पढ़ा हो। अगर आप सिर्फ तो प्री डिफाइंड डेटा ओके स्ट्रक्चर सर, को यूज थैंक करके यू। अपना काम कर लेंगे तो लेकिन आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगी, फिर आपको बाद में बहुत इश्यूज होंगे। तो इसीलिए हम थोड़ा जब पढ़ते वक्त थोड़ा इसको इन डेप्थ से देखते हैं। अच्छा सर, सर लास्ट डेटा तो ज्यादा होता है ना, अगर बड़ी इंडस्ट्रीज में एरे को यूज करके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम करते हैं ना, उस पे उसकी कंपोज रनिंग पावर पे इशू तो नहीं पड़ता डेटा की किसी भी हमारे सिस्टम के ऊपर, अगर ज्यादा हमें यूज करना पड़े, अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करना पड़ जाए एरे लगा के? देखिए सर, एरे में भी हम कर सकते हैं ना, हम 1 लाख एलिमेंट, जितने आप एलिमेंट स्टोर करना, कितनी बड़ी एरे बनाना चाहे बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि वो क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स कंसेक्यूटिव लेके आते हैं, लाइन से लेके आते हैं, इससे हमारा टाइम बचता है। हमें कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है, फॉर्म हमने इंडेक्स ओके दिया और एक्सेस कर ली। तो ये चीजों की करने के लिए उसके भी यूज केसेस होते हैं कि हर जगह एरे यूज नहीं होता, ये पॉइंट भी है। आपको यूज केस देखना होता है, वहाँ एरे ओके सूटेबल है या कोई और डेटा स्ट्रक्चर सूटेबल है। तो हर डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, फिर पता करते हैं, सिनेरियो पे बेस करता है कि वहाँ कौन सा यूज करना ओके ओके सर, थैंक यू। है। क्लियर हो गया। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर आप कोड की तरफ जाएं वापस। ये Yes, क्वेश्चन ये है कि साइज का आइडिया ना हो तो इनफिनिट एरे डिफाइन कर सकते हैं क्या? साइज का आइडिया नहीं हो, इनफाइनाइट एरे, तो इनफाइनाइट एरे आप कितना बड़ा बना देंगे? मतलब आप चाह रहे हैं कि आप 1 करोड़ एलिमेंट का एरे बना दें और आप सिर्फ 100 वैल्यूज से आपको काम है, तो ये कोई ऑप्टिमाइज तरीका तो नहीं हुआ ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप इतनी मेमोरी वेस्ट कर दी। मतलब आपने 1 करोड़ की एरे बना दी या आपने चले 1000 की एरे बना दी, आपका सिर्फ काम 100 एलिमेंट से, तो ये कौन सा ऑप्टिमाइज तरीका हो? या फिर 200 से है, तो ये कोई ऑप्टिमाइज तरीका नहीं हुआ ना। तो इससे ये मसला होता है कि आप स्पेस ज्यादा ले लेते हो, तो जब लार्ज डेटा पे काम करते हो, जब लार्ज प्रोग्राम होता है, लार्ज एप्लीकेशन होती है, तो वहां पे ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ? तो आप मेमोरी वेस्ट कर। ओके सर, आप कंटिन्यू करें। ओके, चलो अब हम शेयर करता हूँ स्क्रीन को। राइट सर, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ, वेट अ मिनट, अब होगी। जी, शेयर हो रही है। ओके, तो ये मैंने असल में पहले से कोड लिख के रखा हुआ है, क्योंकि अभी कोड लिखने बैठेंगे तो हमें 2 घंटे और लग जाएंगे, तो इसीलिए मैंने पहले से लिख के रख लिया। मैं समझा दूंगा एक लाइन को कि इसमें क्या हो रहा है, इसका क्या है, इसका मकसद क्या था ना, क्योंकि इसीलिए ना, तो ताकि समझ भी आ जाए आप लोग को और टाइम भी हमारा बच सके ना। तो देखें अब क्या करना है, हमने इसमें क्या करा है। देखें सबसे पहले तो आप ये शार्प इंक्लूड आई स्ट्रीम वगैरह लिखते हैं, ये तो आपको C++ का सिंटेक्स सही है। बाकी डिफाइन कर दिए कि ओवरफ्लो हो तो ये है, इसको आप रहने दें, इसको बाद में देखें, इसको मसला नहीं है। इसको देखें, ये क्या है, क्लास एरे, मतलब एक एरे बनाई है हमने जिसके अंदर क्या है, आपने वेरिएबल्स को स्टोर किया, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, कैपेसिटी, लास्ट इंडेक्स, एरे का नाम। तो ये 3 वही वेरिएबल है, इनको हम क्या करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप देकर हमने क्या करा, स्टोर करके रखा है। मतलब कि देखें, ये हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे, ठीक है।
ये क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनेगा ना तो ये 3 वेरिएबल बन जाएंगे। क्या बनेंगे? सिर्फ 3 वेरिएबल बनेंगे। अगर आपने ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा ये कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब ही उसकी मेमोरी रिजर्व होती है, वरना उसकी मेमोरी रिजर्व नहीं होती है। अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सिर्फ वेरिएबल जो आपने बनाया ना, मेंबर वेरिएबल, इसको बोलते हैं मेंबर वेरिएबल्स। तो ये मेंबर वेरिएबल्स है, इनके लिए सिर्फ मेमोरी रिजर्व होती है। फंक्शंस तो बाद में चलते हैं, जब फंक्शन चलते हैं वो बात की बात है। पहले क्या होता है, सिर्फ वो मेंबर वेरिएबल्स की जगह रिजर्व हो जाती है कि ये मेंबर वेरिएबल्स है, इनके लिए ये जगह है। तो हमने क्या बनाया मेंबर वेरिएबल, इस पे फोकस करें। एक है कैपेसिटी, एक है लास्ट इंडेक्स। ये 2 इंटीजर वेरिएबल्स है। क्या है? इंटीजर वेरिएबल जो 4 बाइट के होते हैं। 4 बाइट का एक इंटीजर वेरिएबल होता है। ये है स्टार पीटीआर, क्या है? एक पॉइंटर वेरिएबल है जो क्या कर सकता है, एक एड्रेस को अपने पास स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि ये क्या कर सकता है, अपने एड्रेस को अपने साथ स्टोर कर सकता है। अभी एड्रेस किसका स्टोर करेगा? ये एड्रेस स्टोर करेगा हमारी एरे का। ये है हमारा एक इंटीजर कैपेसिटी, एक है इंटीजर लास्ट इंडेक्स। ये 2 वेरिएबल हो गए जो हमने डिस्कस किया था, अलग से एक वेरिएबल एरे के साथ बनाना चाह रहे हैं। ये 2 वेरिएबल साथ हो गए, ये हमारा एरे का पॉइंटर वेरिएबल होगा। इसमें हम डायनामिकली एरे को बनाएंगे और उसके अंदर स्टोर कर देंगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। पब्लिक लगाया। पब्लिक इसलिए लगाते हैं कि प्राइवेट इसलिए होता है कि आपका वो बाहर से, क्लास के बाहर से, ऑब्जेक्ट के बाहर से कोई एक्सेस ना कर सके। तो जो ऑब्जेक्ट वाला ही है वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया भी है तो आप डायरेक्ट इसके अंदर चेंजेस ना कर सके। तो इसीलिए हम इसको प्राइवेट बनाते हैं कि आप डायरेक्ट चेंजेस ना करें, आप फंक्शन के जरिए करें। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट रूल है कि इसको जो बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, कि आप एक साथ चीजों को जमा कर देते हैं, और एब्स्ट्रैक्शन कि आप वही चीजें दिखाते हैं जो उसको वहां जरूरत है। तो ये उसके हैं पॉइंट्स। बाकी ये है एरे इंट। ये क्या है? हमारा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर बनेगा, उसमें हम क्या करेंगे, एरे को बनाएंगे। एरे को डायनेमिकली बनाएंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जरिए, जिसमें हम क्या करेंगे, एरे को बनाएंगे, उसको स्टोर करेंगे हमारे इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। और क्या करेंगे, और कैपेसिटी में क्या रखेंगे, जितनी की एरे यूजर बोलेगा हमें, प्रोग्रामर। अभी प्रोग्रामर के बाद यूजर की बात नहीं होगी। ये देखिए हम किस लिए बना रहे हैं, देखिए डेटा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ना, ये हम प्रोग्रामर के लिए ही बनाते हैं, यूजर के लिए नहीं बनता है। प्रोग्रामर इसको यूज करता है, तो इसको यूज करता है तो उसके लिए आसानी के लिए होता है। तो उसकी आसानी के लिए अब इसको यूज करेगा वो, अब एरे बनाएगा और हमारे रूल्स को फॉलो करते हुए वो काम हो रहा होगा। फिर हम फंक्शन के जरिए वो काम करेगा, वो डायरेक्ट काम नहीं कर सकता, डायरेक्ट चेंजेस नहीं कर सकता। तो एरे बनाया हमने, कंस्ट्रक्टर बन गया। एक फंक्शन है इज एम्प्टी। अच्छा पहले कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। इसको मैंने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, उसको डिफाइन नीचे किया, ठीक है, अलग से। ये एरे को लिखा है यहाँ पर, इसको आप लोग फोकस नहीं कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ये वो है कि यहाँ पे हमने असल में क्लास के बाहर फंक्शन को डिक्लेयर, डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, तो हमें ये लिखना पड़ता है ना, क्योंकि आप क्लास के सेमीकोलन, ये जो ना आपका कर्ली ब्रैकेट, इससे बाहर आ गए तो क्लास से बाहर आ गए। अब क्लास से बाहर भी फंक्शन, क्लास का फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। डिक्लेयर आपको अंदर करना पड़ता है, लेकिन डिफाइन बाहर कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की चीजें हैं। बाकी ये है कि आपने उसमें फिर आपने उसको डिफाइन करना होता है कि ये आपका वो है, क्लास है, इसका फंक्शन है एरे, मतलब कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर की पहचान क्या होती है कि उसकी डेटा टाइप रिटर्न डेटा टाइप नहीं होती। देखिए यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप नहीं है, एक होता है रिटर्न और एक होता है उसकी पैरामीटराइज वैल्यूज। पैरामीटर होते हैं उसके, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करता। इसीलिए ये कंस्ट्रक्टर की पहचान। ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, इसके अंदर क्या कहेंगे, इंट कैपेसिटी। जो भी हमें प्रोग्रामर कैपेसिटी बोलेगा, वो बोलेगा 100 के एरे बना के दो, 100 बना देंगे। वो बोलेगा 2000 के एरे बना के दो, हम 2000 के एरे बना के देंगे। जितनी वो चाह रहा होगा, जितनी उसको नीड है, वो उतनी ही बनाएगा। ये नहीं कि वो चाह रहा है 1000, वो चाह रहा है सिर्फ 100 वैल्यूज पे काम करना, वो 1000 के एरे बनाने को बोल रहा है, वो नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको ऑर्गेनाइज वेल स्ट्रक्चर्ड बना दिया है। तो अब यहाँ पे उसको मसला आएगा नहीं। अगर एरे फुल होगी तो उसको बता देंगे भाई एरे फुल हो गई है, अब आपको नई एरे बनानी तो बना लो, तो फिर बड़ी साइज की आप बनवा लो, तो मसला नहीं है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि फुल हो गई है, हम चीजें बता सकते हैं, फिर फंक्शन के जरिए हम बताएंगे। कैपेसिटी में रख दिया कैप, मतलब जो हमें कैपेसिटी यूजर दे रहा है, वो प्रोग्रामर जो दे रहा है, हमने उसको वहां स्टोर कर दिया। लास्ट इंडेक्स में हमने रखा -1। लास्ट इंडेक्स में -1 क्यों रखा, तो कोई आंसर सोचेगा तो बोलना चाहे। तो चैट में आप बोलते हैं, चैट में लिख रहे हैं क्यों -1 क्यों रख रहे हैं। इसी का आंसर आया है कि 0 से स्टार्ट होता है इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, कुछ जिन्होंने आंसर दिया बिल्कुल ठीक दिया है। कह रहे हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो लास्ट इंडेक्स में जब -1 रख देंगे, इसका मतलब आप 0 से पीछे
क्योंकि पीछे तो एरे इंडेक्स होते ही नहीं है ना, 0 से स्टार्ट होते हैं, तो -1 मतलब कोई इसका अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं, अभी वो एरे एम्प्टी है, उसकी पहचान करने के लिए हमने -1 रखते हैं। ठीक है, ग्रेट आंसर। और पीटीआर इक्वल टू न्यू इंट कैपेसिटी, मतलब ये क्या किया हमने, ये डायनेमिकली हमने एरे को बना दिया, ये बस ये एक लाइन होती है, इससे डायनेमिकली हमारी एरे बन गई। बस कैसे बन गई, न्यू का आपको पता होगा, न्यू एक कीवर्ड है C++ में, जिसमें ये होता है कि आप एरे को डायनेमिकली बना देते हो, जितने एरे भी या कोई वेरिएबल भी बनाना हो, कुछ भी बनाना हो आपको डायनेमिकली आप बनाना हो, तो आप न्यू कीवर्ड का यूज करते हो। और फिर वहां पे आप क्या करते हो, इंट लिखा, इंट हमने क्या बोला कि डेटा टाइप इंट होनी चाहिए हमारी एरे, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यूज को रखना इस वजह से। और हमने बोला कि कैपेसिटी हमको दे दी उसको हमने, और हमने बोला कि ये हमारी कैपेसिटी है, इतनी की हमें एरे बना के दो। अब वो कैपेसिटी कितनी की बना के देगा, जितनी यूजर जितना प्रोग्रामर बोलेगा, वो बोले 50 की बना देगा, कैपेसिटी में 50 आ जाएगा। वो बोलेगा 100 की एरे बना देगा, इस तरीके से। अब और क्या है, और है इज एम्प्टी फंक्शन, फुल इज एम्प्टी, मतलब ये क्या है कि रिटर्न लास्ट इंडेक्स डबल इक्वल टू -1। ये क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इस एम्प्टी फंक्शन को वो कॉल करता है आपका प्रोग्रामर, वो पूछता है कि भाई मेरी एरे एम्प्टी तो नहीं है, जब मैंने अभी एरे बनाई है, अगर ये एम्प्टी है या नहीं है, उसको हाँ या ना में जवाब चाहिए। क्या चाहिए उसको, हाँ या ना। अगर वो एम्प्टी है तो हम कैसे बताएंगे कि एम्प्टी है, क्योंकि हमारा जो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी वो -1 ही होगी जब वो एम्प्टी होगी। अगर उसमें कुछ वैल्यूज आ गई हैं तो उसकी लास्ट इंडेक्स वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, वो 0 होगी या कुछ और होगी, लेकिन -1 नहीं होगी अगर कोई एक भी वैल्यू होगी एरे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी अभी एरे एम्प्टी है। कि अगर डबल इक्वल टू -1 है तो ट्रू आएगा, नहीं होगी तो ये फॉल्स आएगा। ये तो आप लोग को पता ही होगा, रिटर्न में हम लिखते हैं अगर डबल इक्वल टू करके वैल्यू लिख देते हैं तो कंपैरिजन हो जाता है, उस पर ट्रू या फॉल्स में जवाब आता है। ट्रू कब होगा, जब -1 होगी, वरना हमेशा फॉल्स। इस फुल फंक्शन बनाया, उसमें क्या है, रिटर्न करेंगे लास्ट इंडेक्स डबल इक्वल टू कैपेसिटी -1। मतलब क्या है कि लास्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है आपकी वो क्या होगी, कैपेसिटी -1 के बराबर होगी। मतलब कैपेसिटी -1 का क्या मतलब, इसका मतलब ये है, थोड़ा डायग्राम से देखते हैं यार। ये देखिए कैपेसिटी का क्या मतलब है, देखिए कैपेसिटी ये है कि आपने फर्ज करे आपको बोला कैपेसिटी आपकी है यहाँ पे 10, ठीक है, आपकी कैपेसिटी वाले वेरिएबल में वैल्यू रखी हुई है 10, तो मतलब कितनी एरे बनी है, कितनी साइज की बनी है एरे, 10 साइज की एरे बन गई है हमारी, क्योंकि वो 10 साइज की बनाएगा, इतनी की मैंने बनाई थी डायनेमिकली बना रहे जो हम एरे, ये हमारी 10 साइज की एरे बन जाती है। अच्छा ठीक है, 10 साइज की एरे बन गई हमारी। अब जब है हमने बोला कि अब आपके एरे का एलिमेंट अगर कैपेसिटी -1 होते हैं, तो ये क्यों बोला, क्योंकि आपकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी ना वो 0 से स्टार्ट होगी और 9 तक जाएगी, 10 तक नहीं जाएगी। तो कैपेसिटी -1, तो 10 -1 क्या होता है, 9। मतलब 9 तक अगर आपकी वैल्यूज है, लास्ट इंडेक्स आपका 9 है, मतलब यहाँ कुछ पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे 5 कुछ पड़ा है, कुछ भी पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ तक लास्ट इंडेक्स पहुंच गए, तो मतलब ये सब फील्ड हो चुके हैं। लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, ये पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो मतलब ये सब फिल हो चुके हैं, इनमें कुछ ना कुछ डेटा होगा, इन सब मेमोरी ब्लॉक पे कुछ ना कुछ डेटा होगा। तो ये जब यहाँ पे 5 हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये मेरे फुल हो चुका है, कैपेसिटी -1, ये एरिया हमारा फुल हो गया है। तो यहाँ पे ये जो फुल हो गया है, तो ये हमें पता चल जाएगा, हाँ अभी ओवरफ्लो कर देगा, इससे ज्यादा और एलिमेंट्स पे नहीं आ सकते, तो हम यूजर को प्रोग्रामर जो है ना, तो इस फंक्शन को कॉल करेगा, तो हम बोल देंगे फॉल्स, कि भाई आप और वैल्यूज नहीं डालो, समझ जाएगा ठीक है भाई, बट ट्रू आ जाएगा, सॉरी इस फुल है ना, इस फुल का मतलब ट्रू, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर आप कह रहे फुल हो गई तो समझ जाएगा वो, इसमें मैं और वैल्यूज नहीं डाल सकता, उसको हमने क्या बोल दिया, एक वार्निंग दे दी कि भाई आपकी एरिया ओवरफ्लो हो जाएगी, आपने और डाली वैल्यूज तो ओवरफ्लो कर जाएगा, और वो डाल भी नहीं सकता, उसको हमने इख्तियार ही नहीं दिया। देखिए हमने क्या करा, हमने अपने पास अख्तियार रखा, हमने बोला हमारे फंक्शन को तुम इस्तेमाल करो, हम हमारे वेरिएबल को तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमारे से फंक्शन से ही काम लेता है, तो हमारे फंक्शंस को अलाउ करेंगे तो वैल्यूज डालेगा, नहीं अलाउ करेंगे तो वैल्यूज डाल ही नहीं सकता। तो कितना प्रोटेक्टेड वे हो गया, आपका कभी वो मसला होगा ही नहीं जो हमारे मसले पहले आ रहे थे, भाई ओवरफ्लो हो रहा था, कभी कभी अंडरफ्लो हो रहा था, कभी कई वैल्यू पड़ी है, कभी कई वैल्यू पड़ी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, ये कभी मसला आएगा ही नहीं। तो जो इंडस्ट्रीज होती है, कंपनीज होती है, वहां पे इसी तरीके से काम होता है, वहां पे ये प्रोटेक्टेड वे में चलते हैं, वो कभी इस तरीके से काम नहीं करते कि एक सिंपल सी एरे बना दी और वहीं पर उनका बस काम हो गया, यूं नहीं करना है। तो वो एक एक चीज को नोट करते हैं ताकि उनके कोई बाद में हैक ना हो सके, क्योंकि हैकिंग भी होती है ना वो इस तरीके से होती है कि एरे होती है ना, वो क्या करते हैं, कोई फिशिंग होते हैं, अटैक अलग अटैक होते हैं, तो वहां पे वो क्या करते हैं, इस तरीके से वो कोशिश करते हैं कि वो एलिमेंट को एक्सेस करें, क्योंकि देखिए अगर एरे की साइज
मैं एक्सेस करता हूँ जब मैं A105 लिखता था, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जो है A105, तो ये जो है ना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट, मैं क्या लिख दूं यहाँ पे सी आउट लेस देन, इस लाइन को लिखे बगैर मैं क्या कर दूं सी आउट लेस देन A105, और एरे मेरी कितनी साइज की है 100 साइज की है, मैंने लिखा A105, इसका मतलब क्या है भाई एरे तो 100 साइज की है, इसके आगे क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है, मेमोरी रिजर्व नहीं है वो। लेकिन कंप्यूटर की तो मेमोरी एक ही है ना भाई, कंप्यूटर की 1000 मेमोरियां थोड़ी है, एक ही रैम है उसकी भाई, उसकी एक ही रैम है, ये पूरी एक रैम है, मतलब उसने आपको 100 वैल्यूज आपने यहाँ स्टोर करके रख ली, ये रिजर्व यहाँ थी, यहाँ तक 100 थी, अब 100 तक साइज यहाँ तक है, यहाँ पे 105 मेमोरी सेल यहाँ तक, 105 वाला यहाँ पर है, और तो इसको एक्सेस कर लिया, एरे यहाँ तक थी, ये तो कुछ और ही एक्सेस कर लेगा, मतलब उसको कुछ और मिल सकता है डेटा आपकी रैम का, मतलब आप पता नहीं चला ये क्या हुआ, मतलब वो एरे को एक्सेस करके उसने क्या करा, वैल्यूज आपका डेटा चुरा लिया, मतलब उसमें कुछ डेटा हो सकता है ना, आपकी मेमोरी तो एक ही है ना, कुछ और डेटा हो सकता है, कोई और फंक्शन हो सकता है, कोई आपका मेन फंक्शन हो सकता है प्रोग्राम का जो आप छुपाना चाह रहे हो, आप जाहिर नहीं करना चाह रहे हो, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेन वेरिएबल हो सकता है कुछ, जो कुछ और कोई जैसे कि बैंक स्टेटमेंट होती है, कुछ भी होता है, मतलब कि अलग अलग सिनेरियोज है, तो उसको एक्सेस कर लेगा वो, तो इसको सी आउट लिखेगा, उसको वैल्यू पता चल जाएगी, सी आउट स्टेटमेंट लिख देगा, देखिए एरर नहीं देता, C++ कभी एरर नहीं देगा आपको ये काम करने में, यही तो मसला है, वो एरर ही नहीं देता, आपके ऊपर सब है। सी लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको हम बहुत इजी लेते हैं, लेकिन ये है नहीं, इनको ये है कि आप अगर इस पे काम कर रहे हो तो आपको मास्टर शेफ बनना पड़ेगा, आप सिंपल तरीके से अगर इस पे काम करोगे और आपने इंडस्ट्री में या उस तरीके से काम कर दिया तो इजीली हैक हो जाएगी, मतलब उसका काम खराब हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये लैंग्वेज जो है ये है मास्टर शेफ लोगों के लिए, मतलब जो उसमें मास्टरी हो ना, उनको जो उनको एक चीज का पता हो, हर चीज का ख्याल रख सकते हैं, वही इसको यूज कर, जब हमारी इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, C++, जावा यूज होती है ज्यादा, पाइथन यूज होती है, वो इसीलिए ही होती है क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कि आप एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं रख सकते हो, आपको वार्निंग आ जाएगी, एरर आ जाएगा, ये वो चीजें आ जाएंगी, कोटेड है, मतलब कि देखिए ये जो है ना लैंग्वेज, ये कोटेड नहीं है, ये खुली है, मतलब इसमें बंदे के ऊपर सब डिपेंड है, प्रोग्रामर के ऊपर वो कैसे कर रहे हैं इसको। लेकिन ये फास्ट भी है, सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज सी लैंग्वेज है, ये तो काम भी बहुत फास्ट करती है, लेकिन अब लोग फास्ट करने को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, हैकिंग से बचने के लिए वो और लैंग्वेजेस पे ट्रांसफर हो जाते हैं, वो थोड़ी स्लो है, पाइथन बहुत स्लो है, लेकिन उस पर काम उसी पे करते हैं, क्यों, क्योंकि वो सिक्योरिटी थोड़ी देती है उनको, इसी वजह से। आई होप थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा मैंने आप लोगों को जरा ओवरव्यू दिया है, बाकी इस पर भी बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है, तो बाकी हम बाद में देखेंगे इन चीज़ों को। बाकी और देखते हैं क्या है, इज फुल लास्ट इंडेक्स डबल इक्वल टू कैपेसिटी -1, ठीक है, अच्छा ये भाई कैपेसिटी -1 के बराबर है तो आपका इज फुल हो जाएगा, ये भी हमने समझ लिया। और क्या फंक्शन है, अपेंड, ये मेन फंक्शन है अपेंड, जिसमें हम वैल्यूज डालेंगे, जिसके जरिए हम वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे अपनी एरे में, मतलब हम एरे जो है हमारी वो बनती जा रही है, अब उसमें हमने वैल्यूज को बना तो दी है, हमने वैल्यूज को डालना भी तो है ना, उसमें इंसर्ट भी तो करना है, तो जब हमने इंसर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे इसमें, तो उसके लिए हम करेंगे कि या यहाँ पे हम ये करेंगे कि उसको अपेंड करेंगे, तो लास्ट मेमोरी सेल जो होगा ना आपका लास्ट इंडेक्स वाला, उसकी नेक्स्ट मेमोरी सेल पे वो वैल्यू को डाले, तो उसके लिए भी पहले चेक करेगा वो क्या कह रहे फुल तो नहीं हो गई है, ये मेन चीज है, क्या करेगा वो चेक करेगा इज फुल, क्या मेरी एरे जो है वो फुल तो नहीं हो गई है, तो फुल अगर हो गई होगी तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं, ओवरफ्लो कर देगा, थ्रो ओवरफ्लो, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, ओवरफ्लो के आप जब आपकी एरे ओवरफ्लो हो जाए, कि आपने बताया हुआ था डिफाइन ओवरफ्लो 1, मतलब 1 कर देगा, थ्रो कर देगा, एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा ना, इसको आप लेने देगा, मसला नहीं है, इसको आप लेने दें, यहाँ पे आप प्रिंट भी लिख सकते हैं, आप इसको छोड़े, आप यहाँ प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट सॉरी प्रिंट बोल रहा हूँ, सी आउट लेस देन एरे इज फुल, ये भी कर सकते, कोई मसला नहीं, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हैं रिटर्न कर, तो ये चीजें हम कर सकते हैं, आप थ्रो अगर नहीं करना चाहें, एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर आपको कॉन्सेप्ट पक्की नहीं है उसकी तो कोई मसला नहीं। अच्छा ये हमने कर दिया, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ओवरफ्लो थ्रू हो जाएगा। अच्छा ये पीटीआर पे 1 मिनट एरर दे रहे हैं, अच्छा ओके ऑलराइट ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा ये होगा, असल में यार एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने रिटर्न लिख दिया, तो वहाँ यहाँ पे ना इसको हम रिटर्न लिख रहे हैं, चलो इसको भी देखते हैं बाद में, चलो अभी तो यहाँ तक देखते हैं,
तो ओवरफ्लो हो जाएगा तो ये बता देगा मतलब एरे इज फुल, ठीक है। और फिर हम क्या करना है, नेक्स्ट लाइन क्या करनी थी हमने, लास्ट इंडेक्स प्लस 1, मतलब क्या है, आपकी एरे है उसमें लास्ट इंडेक्स तक वैल्यूज पड़ी है, लेकिन आप उससे नेक्स्ट वाली मेमोरी सेल पे वैल्यू रखोगे ना, क्योंकि वहां तक तो फील्ड है ना, तो उसको नेक्स्ट वाले में रखनी है। तो आप चेक करते हो पहले इस फुल फंक्शन को चेक करते हो, फुल तो नहीं है, हाँ कुछ जगह है, एक दो जगह बची होगी, एक जगह भी बची होगी ना तो वो फॉल्स कर देगा और बोलेगा हाँ वैल्यू को इंसर्ट कर लो। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट कर लेंगे मतलब ये होगा कि आपका जो डेटा है वहां पे आ जाएगा इक्वल टू डेटा। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे हम ये करेंगे, इसको एल्स लगा दो। अब ठीक है, रिटर्न लिख रहा था क्योंकि वॉइड फंक्शन है तो हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, इस वजह से मैंने यहाँ लिखा। ओके अब ठीक है, तो मैंने वो हटा दी स्टेटमेंट ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी। बाकी ये है कि आप यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये भी कोई मसला नहीं है, वो प्रिंट कर देगा मैसेज कैरे फुल हो गई, बस ये करें। इंसर्ट का क्या है, इंसर्ट ये है कि आपने अगर वैल्यू को लास्ट में ऐड नहीं करना है, आपने कोई बीच में इंसर्ट करना है। मतलब ये है, इसका मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, उसके बाद ड्राइंग से थोड़ा देखते हैं। ओके, अब आपको कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो बन गया, अब आप चाह रहे हैं इंसर्ट करना वैल्यू को, और यहाँ पे आप इस तरीके से गए, जैसे कि आपने आपकी है मेमोरी सेल्स, ठीक है। अब छोटे मेमोरी सेल्स बनाते हैं, 5 की मेमोरी ब्लॉक की एरे बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 मेमोरी ब्लॉक्स है। इसमें मेरे पास 8 22 95 और 3 और ये आ गया आपका 11। अभी एरे फुल है, लेकिन अगर ये एरे फुल ना हो, अगर इसमें ऐसा हो यहाँ तक मेमोरी फुल है, ठीक है। अब आप वो इंसर्ट, अब वो चाह रहा है प्रोग्रामर कि यार मुझे आखिरी में इंसर्ट नहीं करना, अभी आप अपेंड करेंगे ना, अपेंड तो वो यहीं पे इंसर्ट करेगा। वो चाह रहा है यूजर और प्रोग्रामर चाह रहा है कि वो 17 को इंसर्ट करे, ऐड करे एरे में। वो क्या करेगा, अपेंड से करेगा तो 17 यहाँ आ जाएगा, मेमोरी सेल बचा हुआ है एक। लेकिन वो चाह रहे हैं यहाँ नहीं है, कहीं और है। वो चाह रहा है कि भाई ये जो हमें इंडेक्सेस है ना, 0 1 2 3 और ये 4, तो ये जो इंडेक्सेस है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 इंडेक्स पे आ जाए, बाकी सब सब जो भी हो, मुझे ये 17 2 इंडेक्स पे चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को आगे शिफ्ट करते हैं, इस 3 को आगे ले आएंगे, इस 3 को यहाँ ले आए, इस 95 को और आगे ले आए, मतलब 3 की जगह पे ले आए। 95 आ गया यहाँ पे, मैं इरेज करता हूँ उसको, 95 आ गया यहाँ पे। अब 17 का आएगा, 17 आएगा 95 की जगह पर, ये आ गया 17। तो इस तरीके से हमारा ये अरेंजमेंट हो जाता है। तो हमारी जो एरे है इस तरीके से इंसर्ट हो गया हमारा, देखिए एरे फुल भी हो गई, एरे फुल भी हो गई और एरे फिल भी हो गई, और उसमें क्या हुआ, एलिमेंट इंसर्ट भी हो, जहां वो चाह रहा था 2 इंडेक्स में ज्यादा 2 में ऐड किया, 1 में चाहता 1 में भी ऐड कर सकते थे, इस 22 को आगे लेके जाना पड़ता, सिंपल, बस ये एक पॉइंट था। तो इंसर्ट यही काम कर रहा है वो फंक्शन, वो किस तरीके से काम कर रहा है, पहले वो चेक करता है क्या इंडेक्स आपका लेस देन 0 हो या फिर ग्रेटर देन लास्ट, मतलब इंडेक्स ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडेक्स ये वाला जो यूजर दे रहा है, प्रोग्रामर दे रहा है, मतलब कि वो दे रहा है 11 इंडेक्स, ठीक है। आपकी एरे 10 साइज की है तो 11 इंडेक्स कहाँ से आएगा, ये तो गलत बात है ना, उसने इंडेक्स ओवरफ्लो हो गया। तो हम एक चीज को चेक करते हैं, देखें इससे हमारी सिक्योरिटी कितनी बढ़ गई है। वो जो भी इंडेक्स देगा पहले हमारे फंक्शन को देगा, फिर चेक होगा, अगर उसने गलत इंडेक्स दिया तो हम थ्रो एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, इनवैलिड इंडेक्स की एक्सेप्शन, मतलब उसका जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन यहीं पे रुक जाए, ये कर देगा, यहाँ पे एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। तो ये जो है ना यहाँ पे इसीलिए हमने किया ताकि हमारा सिक्योरिटी बढ़ सके, कि यहाँ पे कुछ गलत काम नहीं कर सके। वो चाह रहा है कि मैं 15 इंडेक्स वाली वैल्यू को एक्सेस कर लूं, हालांकि एलिमेंट्स तो 10 ही है, सिर्फ 15 में क्या कर रहा है, तो वो नहीं कर सकता है, उसके हाथ बांध दिए। और इस फुल मतलब क्या है, एक फंक्शन है जो ट्रू होगा तो कब क्या होगा, तो ओवरफ्लो की एक्सेप्शन आ जाएगी कि भाई आपकी एरे ही फुल हो चुकी है, तो आप इंसर्ट भी नहीं कर सकते हो ना, ना आप अपेंड कर सकते हो ना आप इंसर्ट कर सकते हो, आप दोनों काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एरे फुल हो चुकी है। इंसर्ट भी कैसे करोगे, अगर बीच में वैल्यू रखते हो तो सबका आगे मूव भी तो कर रहे हो ना, वो भी नहीं कर सकते। और फॉर लूप चल गया तो उससे क्या होगा, आपका जब जब वो उसको इंसर्ट करना है तो उससे क्या होगा, आगे वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे, शिफ्टिंग हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा। अब आप कोड पे तक मसला नहीं करिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कोड को देखकर, बस आप लोग को समझाने का ये था कि ये इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये वो जो अब चीजें होती है ना, इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम जो थ्योरी पढ़ा, अभी हमने देखा, सिनेरियो देखे, अब उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना होता है ना।
तो इसीलिए हम इस तरीके से इनको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बाकी ये है, फिर इसमें हमने वैल्यू को रख दिया और लास्ट इंडेक्स में इंक्रीमेंट कर दिया। अब आगे देखते हैं और कौन सा फंक्शन है, और ही ये एडिट का फंक्शन। एडिट मतलब जो वैल्यू पहले से है उसी को एडिट करना, पहले से मौजूद है लेकिन चेंज करनी है। प्रोग्रामर चाह रहा है कि जो मैंने पहले वैल्यू दी थी अब वो मुझे पसंद नहीं आ रही, मुझे उससे काम नहीं है, अब मेरी कोई और वैल्यू आ गई है उसकी जगह, तो अब वो उसको हमने एडिट करना है। तो फिर जाहिर सी बात है, एडिट करना होगा तो हमने उस वाले इंडेक्स को चेक करना है कि वो इंडेक्स वैलिड है या नहीं है। पहले हम इंडेक्स को चेक करते हैं, भाई देख देना प्रोग्रामर कौन सा इंडेक्स दे रहा है, वैलिड है या नहीं है। वैलिड होगा तो हम काम करेंगे, अब वैलिड है अगर ये यहाँ पे वैलिडेशन की चेक करें, ठीक है करेंगे। वहां पे जो भी वैल्यू होगी वो जो बोल रहा होगा, जहाँ पे वैल्यू बोल रहा होगा अगर ये वैलिड है तो क्या होगा, वहीं पर हम उसको वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मतलब तब्दील कर देंगे, चेंज कर देंगे। इंडेक्स यस, कोई कहना चाह रहे हैं? यस सर। अच्छा मैं कहता कि ये कोड के बाद इनको थोड़ा स्टैक और क्यू का भी फ्लेवर दे दें ताकि उन ये अलाइन कर सके एरे के साथ स्टैक और क्यू को भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ उसको भी थोड़ा सा हम ओवरव्यू देंगे बिल्कुल, ताकि थोड़ा कोड जरा समझ आ जाए तो फिर तो वो आ जाएगा। ओके थैंक यू। बाकी यही है, हमने ये मॉडिफाई कर लिया वैल्यू को, और ये है डिलीट। डिलीट आपने अगर वैल्यू को डिलीट करना तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स अगर लेस देन 0 है, ये इंडेक्स ग्रेटर देन लास्ट इंडेक्स हो गया तो थ्रो कर देंगे। ये वापस से हमने वो चेक किया कि आपका इनवैलिड इंडेक्स तो नहीं आ रहा, ये जो इंडेक्स यूज का प्रोग्रामर दे रहा है वो इनवैलिड तो नहीं है। फॉर लूप चला के चेक किया कि क्या ये वैल्यूज जो है डिलीट करना है, तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, फिर वैल्यू को आगे वाली वैल्यूज को वापस पीछे भी लेके आना होता है। देखे ये क्या केस है, इसको जरा सा देख लेते हैं। क्या है, जैसे मैं चाह रहा हूँ अभी मेरी एरे ये बनी हुई है, ठीक है, एरे ये बनी हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ डिलीट कर दूं, मैं चाह रहा हूँ कि डिलीट हो जाए, ये 722 है ना, ये डिलीट हो जाए, ये चला जाए यहाँ से, मतलब ये खत्म, इसका काम नहीं है, प्रोग्राम वो चाहिए तो करना पड़ेगा। तो अब क्या है, ये 22 को डिलीट करना चाह रहे हैं। अब डिलीट कैसे करें, अब देखा अगर डिलीट करना चाह रहे हैं, अगर मैं कर दूं यहाँ पे 0 लिख दूं, मसला बन जाएगा ना, क्योंकि अभी वो बोलेगा अभी भी एरे फुल है, हालांकि एरे फुल नहीं है, एक वैल्यू चली गई है ना, अभी कुछ और वैल्यू आ सकती है, जगह बन गई है, मतलब अभी भी एरे फुल बोलेगा। क्यों बोलेगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स अभी भी 4 है और यहाँ पे क्या है, वैल्यू पड़ी 3, तो ये तो बोल देगा एरे फुल है, हालांकि एरे फुल नहीं है, ये तो अभी बीच वाली वैल्यू चली गई है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, पहले हमने राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, तो इन सबको हम लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे। तो अब लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो किस तरीके से हमारी ये बनेगी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी 8, ये आएगा, फिर आएगा आपका 17, और ये आएगा 95, और ये आएगा 3। देखिए वापस एक मेमोरी सेल खाली मिल गया हमें आखिरी में, अगर वो अपेंड करना चाहेगा तो यहीं पर अपेंड करेगा ना, वो यहाँ पर इस मेमोरी ब्लॉक पे अपेंड करेगा। तो इसीलिए हमारा ये इस तरीके से हमने इन चीजों को भी देखना होता है, जब डिलीट करना हो तो डिलीट भी हम कर सकते हैं। देखिए सिंपल है, हम डिलीट कर ही नहीं सकते थे, हमें पता ही नहीं चलता था कितने एलिमेंट है, कितने चले गए, क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन हमने खुद अपना डेटा स्ट्रक्चर बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो वहाँ पे हम हर चीज को खुद मैनेज कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने इसको ये किया कि अगर डिलीट करना है तो हम इस तरीके से इसको लेके गए और यहाँ पे हमने इसके वैल्यू को रख देंगे। ऑल राइट, बस ये आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप लोग कोड को पूरा खुद लिखें, ये नहीं है, आप लोगों को समझ आ जाए बस कि ये क्यों करा, इसका मकसद क्या है, ताकि जब आप यूज करेंगे, देखिए हम पाइथन पाइथन बोल रहा हूँ, पाइथन में भी सी प्लस प्लस हर जगह हम लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। ये जो है ना आपकी स्टैंडर्ड टेम्पलेट एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे आपको सब डेटा स्ट्रक्चर बने बनाए मिलते हैं, तो आपको यूज करना है वहाँ पे। ठीक है, आपको इन डेप्थ पता तो हो कि उसके अंदर क्या है, हम क्योंकि आपके सिनेरियोज प्रॉब्लम जब सॉल्विंग करते हैं ना, हम अलग अलग सिनेरियोज आते हैं, कभी क्या आता है कभी क्या आता है, तो हमारी इसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हमें कोई आगे मसला ना बने। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब है गेट वैल्यू फंक्शन। गेट वैल्यू है वो क्या करता है, अगर आपका इंडेक्स जो है वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन, ये वापस वही चेक कर लिया कि वो आपका इनवैलिड इंडेक्स है या नहीं है, तो वहाँ एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, वरना रिटर्न कर देगा पीटीआर इंडेक्स, कि जो आपका जो इंडेक्स की वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। क्यों, गेट वैल्यू मतलब उसको यूजर प्रोग्रामर को वैल्यू चाहिए, प्रोग्रामर को फंक्शन कॉल कर रहा है, उस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए कि वैल्यू क्या है उस इंडेक्स पर, वो भी खुद मालूम नहीं कर सकता, हमने उसके हाथ बांधे, नहीं अलाउ किया के स्क्वायर ब्रैकेट 5 लिख के वो वैल्यू को एक्सेस कर लिया, वरना गड़बड़ हो सकती थी, वही हैकिंग वाली बात आ गई। ए स्क्वायर ब्रैकेट 105 करके वो एक्सेस कर रहा था ना, वैल्यू को प्रिंट करवा रहा था, वो तो मालूम कर रहा था वैल्यू क्या पड़ी हुई है, आगे वो मेमोरी सेल दी था, तो हमने उसको भी अलाउ नहीं किया हो। हमने कहा है कि आप जब आपको एक्सेस करनी है वैल्यू तो हमें पता हो इंडेक्स वैलिड होगा तो हम एक्सेस करके देंगे, वरना एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, यहाँ आगे स्टेटमेंट नहीं चलेगी, यहाँ तक चलेगा, रिटर्न नहीं करेगा कुछ। इसी तरीके से काउंट वाला है, काउंट क्या करेगा, आपको
बताएगा कितने वैल्यूज आ चुके हैं। तो लास्ट इंडेक्स में +1 कर दें, तो क्योंकि इंडेक्सिंग एक कम होती है तो एक प्लस करके हम बता देते हैं कितने वैल्यूज आ चुकी हैं लास्ट इंडेक्स पे। क्योंकि यहाँ पे भी हम देखें अगर 4 है तो 4 + 1 रिटर्न करेगा, मतलब 5 वैल्यूज है ना, ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से, इसलिए +1 करके रिटर्न। बस बाकी ये डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर ये एरे को डिलीट कर देगा, आपने पूरी एरे को खत्म करना है, मतलब आपने काम निपटा लिया। अब जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो डिस्ट्रक्टर क्या कर देगा, एरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो आपकी पीटीआर को डिस्ट्रॉय कर देगा। डिलीट कीवर्ड होता है C+ में, इससे आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाकी ये है फिर फाइंड है, आपने फाइंड करनी हो कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर है, मतलब आप कोई वैल्यू ढूंढ रहे हैं, एक डेटा है आपके पास, आप बोले 5, मुझे पता है इस एरे में 5 मौजूद है या नहीं है, उसका इंडेक्स पता कहाँ पर है वो, तो आपको ये फंक्शन या लूप चलेगा, उसको ढूंढेगा पहले, जैसे उसको मिलेगा रिटर्न कर देगा वो इंडेक्स, वरना वो रिटर्न -1 करेगा, बोलेगा भाई यहाँ पे मौजूद ही नहीं हो, आप जो डेटा मांगते हो इस एरे में है ही नहीं। तो ये हर चीज हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। फिर आप इस तरीके से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे मेन फंक्शन हम कॉल करेंगे सबको, फिर इस तरीके से हमने ये करा, आप कॉल करके इसमें काम कर सकते हैं। इसकी टेस्टिंग हम बाद भी कर सकते हैं, अभी हम चलते हैं जरा आगे जो हमारी चीजें रह गई हैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको कोड शेयर कर देंगे, आपको आप इसको खुद टेस्ट कीजिएगा, जो हमने डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये इसका पूरा कोड आपको शेयर कर देंगे, आप इसको खुद टेस्ट कीजिएगा, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कीजिएगा। अगर आपको कॉल करना नहीं है तो ChatGPT से पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं, उससे पूछिएगा कि इस फंक्शन को कॉल कैसे करूँ, ये पूरा कोड दीजिएगा उसको बोलिएगा कि मुझे इन फंक्शन को कॉल करना है, मुझे पता मैं इसको कॉल कैसे कर सकता हूँ, वो आपको बता दे। इस तरीके से भी आप हेल्प ले सकते हैं, मसला नहीं है, आप AI टूल जो भी हैं उन सबकी हेल्प लें और उससे लर्निंग करें। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब हम असल में ये जो हमारी मेन चीज़ है वो भी ये है स्टैक। स्टैक क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं ना, वेट अ मिनट। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है हम अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। स्टैक, क्यूज और लिंक लिस्ट क्या होते हैं, कल भी हमने इनको डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में देखा था। स्टैक और क्यूज को भी हमने रियल एग्जांपल से देखा था, वापस थोड़ा सा देखेंगे इनको। कि स्टैक क्या होता है, ग्लीफो स्ट्रक्चर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो सबसे आखिर में आएगा सबसे पहले जाएगा, यही बात है जो कल हमने डिस्कस की थी डिटेल में। कि पुश जो है आपका एलिमेंट ऐड करता है, वो लास्ट में ऐड करता है, उसी को ही आप बाहर निकालेंगे जब सबसे पहले वही बाहर आएगा। पीक क्या करता है, सबसे टॉप एलिमेंट को आपको जाहिर बताता है कि टॉप पे अभी कौन पड़ा है स्टैक के। आपकी एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, इंसर्ट एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब आपको इंसर्ट करना है एलिमेंट को टॉप ऑफ द स्टैक। तो आप क्या करेंगे, इनिशियली आपका स्टैक कुछ ऐसा नजर आ रहा है जिसपे कुछ वैल्यूज है, जैसे ऑलरेडी कुछ है, तो शुरू में स्टैक एम्प्टी होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें वैल्यूज डालते हो, फिर इंसर्ट करते हो, पॉप करते हो, करते रहते हो। लेकिन अभी आपको इस पोजीशन पे स्टैक मिल रहा है जिसपे टॉप पे 32 है और फिर 78 है, फिर 26 है, फिर 30 है, ठीक है। टॉप पे कौन है, 32 है, तो जो टॉप पे होता है ना उसकी आपको गर्थ है, वो हटेगा जब पॉप होगा। तो पुश हो रहा है यहाँ पे, तो पुश हो रहा है तो मतलब टॉप पे ही पुश होगा, तो 32 से ऊपर एक वैल्यू आएगी तो 60 आ गई, ये पुश हो गई हमारी वैल्यू। उसके बाद हमने क्या, पुश 45, तो 60 से ऊपर एक और वैल्यू पुश हो गई 45। तो इस तरीके से ये पुश होती गई, और फिर हम इसको जब पॉप करने पाएंगे तो फिर सबसे पहले कौन बाहर जाएगा, अगर मैं पॉप यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ उसके बाद फिर 45 सबसे पहले बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से है, और फिर इसी तरीके से पॉप के लिए आ गया, 45 टॉप पे था, क्या हुआ देखें आप, 45 चला गया, 60 अभी तक आप अपने पास ही है। क्यों नहीं गया 60, क्योंकि 60 45 से नीचे था। अब जाएगा 60, क्योंकि 60 अब टॉप पर है, टॉप पे अब कौन है, 60 है, तो 60 चला गया। इस तरीके से बस ये पुश पॉप वाले फंक्शन है, इस पे डिपेंड करता है और कुछ नहीं। और क्या है, रिट्रीव द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। पीक क्या करते हैं, आपको टॉप एलिमेंट की वैल्यू बताते हैं, तो टॉप पे जो पड़ा हुआ है उसको हटाता नहीं है। देखें एक होता है पॉप से क्या होता है, वो हट देता है आपको वैल्यू और उसको हटा भी देते हैं, डिलीट कर देते हैं, लेकिन ये डिलीट नहीं करता, ये आपको बता देता है कि अभी पोजीशन क्या है, टॉप पे अभी कौन पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ 50 पड़ा हुआ है तो पता है कि 50 अभी टॉप पर है, बस ये पीक ये है। एप्लीकेशंस क्या है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। अच्छा ये जो स्टैक है ना, इससे हम थोड़ी लीड कोड प्रॉब्लम भी देखेंगे, बेसिक लीड कोड प्रॉब्लम जो इजी लेवल की होगी उनको भी देखेंगे, ताकि आपको और इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो आप जब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे ना तो आपको असल जो वैल्यू है टेस्ट की वहीं पे पता चलेगी, थोड़ा सा उसको भी देखेंगे बाद में। एप्लीकेशंस क्या है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन और बैलेंस पैरेंथेसिस, ये भी देखेंगे, ये जब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या मतलब है। तो इसको हम देखेंगे। इनफिक्स और पोस्टफिक्स कन्वर्जन तो ये है कि आप जैसे कि आपका प्लस प्लस होता है, ए प्लस प्लस, या जो आपका है ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये भी वो इस पे ही आते हैं।
तो इसको भी हम देखेंगे, कोई मसला नहीं है, इसको भी आप समझेंगे, कोई इशू नहीं। एप्लीकेशन पे कहाँ का इस्तेमाल होता है। आपको मैंने एक तो एग्जांपल पता ही थी आपको अनडन वाली, कि आप जब कंट्रोल Z दबाते हैं तो स्टैक ही चल रहा होता है, कंट्रोल Z करते तो वैल्यू चली जाती है प्रीवियस वाली। तो इस तरीके से वो आपका डेटा वो प्रीवियस स्टेट में आ जाता है आपका जो स्ट्रक्चर है। और क्यू और डी क्यू स्ट्रक्चर क्या है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपल क्यू क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले जाएगा। मतलब जैसे कि आप काउंटर है, उस पर कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है, और जो सबसे आगे होगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। सर्कुलर क्यू, जो आपकी सर्कल में क्यू बनी हुई है, जैसे कि मैं थोड़ा एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखें, ये क्यू है, क्यू है मतलब जैसे एक लाइन लगी हुई है कस्टमर्स की, ये कस्टमर्स है, इनकी लाइन लगी हुई है। ये क्या है, सिंगल एंडेड क्यू, इसको बोलते हैं सिंगल एंडेड। और ये आपका काउंटर लगा हुआ है, ठीक है, ये बूथ लगा हुआ है काउंटर का, जिसमें ये लोग आ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ सर्कुलर क्यू, इसका मतलब क्या है सर्कुलर क्यू का, कि एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि ये जब बंदा है ना, इसके ये लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये लाइन बनी हुई है, मैं इधर लाइन रखा ताकि आपको समझ आए। अब क्या हो रहा है, इसके आगे एक बंदा है यू, और यहाँ पे भी एक बंदा है, ये इससे कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, जो सर्कल बन गया ना, ये तो लोग आपस में घूमते रहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं लोग गेम खेलते हैं, टेबल वो चेयर्स बीच में रखते हैं, म्यूजिकल चेयर गेम खेलते हैं, तो उसमें क्या सर्कल बना क्यू बना के चल रहे होते हैं, लाइन से सब खड़े होते हैं, ये नहीं होता आगे पीछे लाइन बना के चल रहे होते हैं। लेकिन लाइन में चलते हैं कि सर्कल में घूम रहे होते हैं, क्यू तो बनी हुई ना, वो लाइन तो बनी हुई है, लेकिन वो एक ही पॉइंट में बार घूमे ही जा रहे हैं। तो वो सर्कुलर क्यू पे आप वहां से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बस यही मेन पॉइंट है इसका। ये भी कभी कभी काम आता है। ये कब काम आता है, जब आपको, जैसे कि आप क्यू में ये होता है असल में कि आप एक, आपने जो सबसे पहले दिया है वैल्यू, वो सबसे पहले बाहर आएगी, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं ये वाली बाहर आ जाए, मतलब आप कहीं से भी क्यू को शुरू कर सकते हैं, आपकी लाइन कहीं से भी शुरू हो सकती है। सर्कल क्यू ये है, आपकी लाइन कहीं से भी शुरू हो सकती है, तो इसीलिए ये सर्कुलर क्यू वहां इस्तेमाल। अच्छा, और क्या है, डी क्यू, डबल एंडेड क्यू, दोनों तरफ से आप क्यू में इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब कि कस्टमर की अगर लाइन लगी हुई है, कस्टमर्स आ रहे हैं, अब एक कस्टमर है, जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, अब एक कस्टमर है, वो बोल रहा है कि मैं सब लाइन सबसे आगे आऊंगा, भाई क्यों, वो बोल रहा है कि मैं आया हूँ, मुझे सबसे आगे आना है, यहाँ पर मुझे यहाँ पे आना है, मैं सबसे पीछे नहीं आऊँ। तो अब ऐसा कोई केस हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, जरूरी तो नहीं है, तो उसको इमरजेंसी हो सकती है, जैसे इमरजेंसी काउंटर होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे भी कुछ सिस्टम चल रहे होते हैं ना, तो इमरजेंसी वालों को पहले सर्व किया जाता है क्योंकि उनको इमरजेंसी है। तो वहाँ पे भी ये डेटा स्ट्रक्चर क्यू, डबल एंडेड क्यू का इस्तेमाल होता है। मतलब कि ये होता है कि सिस्टम्स में, कि वहाँ पे क्या होता है कि आप पर्सन है वो सबसे आगे, उसको एक कंप्यूटर में ना एक रो बनी हुई होती है, क्यू बनी हुई होती है कि पहले इसको सर्व किया जाएगा, फिर इसको सर्व किया जाएगा, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट होते हैं। अब एक इमरजेंसी वाला आ गया, अपॉइंटमेंट की लाइन लगी हुई है, ऐसा ही होता है, अपॉइंटमेंट की लाइन लगी हुई है, अब बिल्कुल उसको इमरजेंसी है, मतलब वो मरने की हालत, तो उसको पहले सर्व किया जाएगा ना, तो वो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के टॉप पे पहले उसको नंबर आ जाएगा। तो वो कब सिस्टम में क्या यूज करेंगे, वहाँ क्यू, डबल एंडेड क्यू यूज होती है कि वो आपके टॉप पर आपका वो प्रायोरिटी इसकी ज्यादा हो गई, वो पहले आ गया, तो इस तरीके से आप डबल एंडेड क्यू वहाँ यूज होती है। और इस तरीके से अगर आप लास्ट में आना तो लास्ट पे भी वो आ सकते हैं, दोनों तरफ रास्ते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, ये डबल एंडेड क्यू वहाँ इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसकी भी एप्लीकेशन मैंने थोड़ा आप लोगों को समझा दी है, थोड़ा ओवरव्यू दिया है, फिर इनको हम और डिटेल में देखेंगे। ओके, सिंपल क्यू क्या है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू, वेयर एलिमेंट्स आर एडेड एट द रेयर, लास्ट में ऐड होते हैं, और एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट, वही फीफो की बात है कि सबसे पहले वाला सबसे पहले जाएगा, काउंटर की लाइन है, वो एग्जांपल है इसकी। तो फीफो प्रिंसिपल कहते हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। सर्कुलर क्यू तो भी मैंने बताई आपको, वही है डेफिनेशन है इनकी, क्यू वेयर द लास्ट पोजीशन कनेक्ट्स बैक टू द फर्स्ट, अलाउइंग एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस एंड प्रिवेंटिंग ओवरफ्लो। वहां पे क्या हो रहा होता है, आपको लास्ट पोजीशन कनेक्ट होती है फर्स्ट के साथ, आपका लास्ट वाली पोजीशन जो है ना, लास्ट वाला जो बंदा है वो फर्स्ट वाले बंदे के साथ कनेक्टेड है, सर्कल बन गया। और जब सर्कल बन गया तो फिर क्या होगा, ये आपका एफिशिएंट स्पेस, ये हम जब एप्लीकेशन पे आएंगे ना, जब हम यूज करेंगे
जब आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या काम कर रहे होते हैं, इनसे क्या फायदा होता है, क्या फायदा नहीं। डेफिनेशन से इतना पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ये है क्या। एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस, स्पेस हमारी बचाता है, ये क्यों बचाता है वो जब करेंगे तो पता चलेगा। और प्रिवेंटिंग ओवरफ्लो, ओवरफ्लो को प्रिवेंट करता है, रोकता है, क्योंकि ओवरफ्लो ये होता है क्यू से आप बाहर चले गए हो, अब क्यू तो बाहर जा नहीं सकता, सर्कल है ना, एक क्यू खत्म हो रही है तो वहीं से आप दोबारा शुरू हो गए, दोबारा आपकी क्यू शुरू हो गई, अब दोबारा फर्स्ट पे आ गए, घूम के वापस वहीं पे आ, तो ये ओवरफ्लो से बचाते हैं, इसीलिए ये यूज किया जाता है। और क्या है, डबल डी क्यू, डबल एंडेड क्यू, अ फ्लेक्सिबल क्यू वे एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव फ्रॉम बोथ द फ्रंट एंड रियर, फ्रंट से भी ऐड हो सकते हैं एलिमेंट और रियर से भी ऐड हो सकते हैं, दोनों तरफ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट को थोड़ा देखें या टाइम है हमारे पास? सर क्या करना है अभी, लिंक लिस्ट को थोड़ा डिस्कस करें। जी आप थोड़ा ओवरव्यू दे दें और फिर कोड भी Overview। आप शेयर कर दें, कोड दिखा दें इनको। ओके ओके, किसका सर, कोड किसका? आप स्टैक और क्यू का भी इनको कोड का आइडिया दे दें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वो भी मैं दे देता हूँ, चलो ठीक। ओके, तो स्टैक और क्यू का पहले थोड़ा सा कोड का आइडिया दे। तो स्टैक और क्यू का जो है ना, ये जो स्टैक और क्यू है आपके, इनको भी हम ये एरे वाले डेटा स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें ये होगा, आपका जो ये इतना बड़ा डेटा स्ट्रक्चर बना है ना आपका एरे का, ये छोटा हो जाएगा, उसपे लिमिटेशंस आ गई। लिमिटेशंस क्या आ गई, स्टैक में, अगर स्टैक को देखें सिर्फ लास्ट में आप इंसर्ट कर सकते हैं, ओके इंसर्ट नहीं कर सकते, तो सिर्फ क्या चलता है, सिर्फ अपेंड चलता है, सिर्फ अपेंड फंक्शन चाहिए आपको। ये जो अपेंड फंक्शन है ना आपका, आप जब स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो आप सिर्फ अपेंड वाला फंक्शन लिखेंगे एरे, तो आपको लास्ट में उसको इंसर्ट करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है, इंसर्ट वाला नहीं चल सकता, ये वाला फंक्शन अलाउ नहीं करेगा, आप स्टैक के प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाएंगे अगर आपने वहां पे ये वाला फंक्शन डाल दिया इंसर्ट वाला। ये एरे में चल सकता है, एरे तो आपको फ्लेक्सिबल देता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन स्टैक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, ये प्रिंसिपल्स है इसके कि जो लास्ट में ही आपका एलिमेंट इंसर्ट होगा, लास्ट से ही बाहर निकले। तो इसीलिए हम सिर्फ उसमें क्या करते हैं, सिर्फ अपेंड का एक फंक्शन होता है और एक होता है डिलीट का फंक्शन। डिलीट का क्या होता है, ये वाला, उसको पॉप कहते हैं। अपेंड को क्या कहते हैं, पुश, अपेंड को बोलते हैं पुश फंक्शन, और डिलीट के लिए हम कहते हैं पॉप, एलिमेंट को बाहर निकालना है, तो लास्ट वाले को ही बाहर निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है लास्ट वाले बाहर निकले, कोई और नहीं निकल सकता, तो वहां पे आपका ये जो आजादी है इंडेक्स देने की प्रोग्रामर को, वो आजादी खत्म हो जाए, वो सिर्फ पॉप लिखता है, सिर्फ पॉप। तो वो इससे ऑब्वियस सी बात है फिर स्टैक के लिए लास्ट वाले को ही बाहर निकाल, यहाँ पे डिलीट वाला फंक्शन, तो ये सिर्फ लास्ट वाले को बाहर निकालेगा, ये इंडेक्स नहीं देगा, यहाँ पे कुछ देगा, पैरामीटर नहीं देगा, क्या नहीं देगा, पैरामीटर नहीं देगा, सिर्फ पॉप फंक्शन होगा, एम्प्टी हो पैरामीटर, और वहां पे वो लास्ट वाले को बाहर निकाल देगा। ऑल राइट, तो ये हो गए पुश और पॉप हो गए, बस ये दो ही मेन फंक्शन होते हैं स्टैक में, और कुछ नहीं होता। और पीक होता है, पीक मतलब टॉप एलिमेंट बता देगा आपको क्या है, तो वो तो आप सिंपल बता सकते हो, लास्ट इंडेक्स की जो वैल्यू होगी आपकी वही बता दोगे आप, जो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू है आपकी, एक फंक्शन बनाओगे और उसमें लास्ट इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो आप बता दोगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको पीक वाले एलिमेंट को बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरीके से बनाऊँ, पीक, उसमें क्या करेंगे, उसको बोलेंगे हमें वैल्यू दो, ठीक है। अच्छा सर मैं यहाँ में डिक्लेयर नहीं किया, मुझे उसको डिक्लेयर करना, ठीक, ये मैंने किया यहाँ पे इसको पीक, तो मुझे पीक फंक्शन दे देगा वैल्यू, जो भी वैल्यू लास्ट पे पड़ी हुई होगी टॉप पे, तो ये मैंने फंक्शन को बनाया और यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या बोलेंगे, रिटर्न ptr, अगर वो अगर एम्प्टी नहीं है तो इफ इज एम्प्टी जो फंक्शन है इसको अगर हम कॉल करते हैं तो ये जवाब अगर हमारे मतलब ये क्या करता है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये जवाब जीरो नहीं देता। एक मिनट, ये तो मुझे फंक्शन को इस तरीके से कॉल करना है, पहले मुझे उसको ओके ओके, हाँ वो समय में लैंग्वेज, ओके ओके, हाँ ठीक है, अब ठीक है, सही। तो यहाँ पे असल मैं पाइथन में ज्यादा कोड करता हूँ तो पाइथन वाले सिंटेक्स आ जाते हैं। ओके, अब क्या है, अब यहाँ पे हमने क्या, नॉट इक्वल टू जीरो, तो अब यहाँ पे है एम्प्टी जो है आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप पहले चेक करना आपका इज एम्प्टी जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब कि एम्प्टी एरे नहीं होनी चाहिए, जब तो आप टॉप एलिमेंट बताएंगे ना, कैसे बताएंगे टॉप पे क्या है, तो आप रिटर्न करेंगे, एरे का नाम क्या है हमारा ptr, और क्या बोलेंगे इसको, लास्ट इंडेक्स, बस हो गया काम, बस ये काम है इसका, इम्प्लीमेंटेशन इसकी ये है। पीक एलिमेंट, पीक अगर आपने टॉप एलिमेंट को निकालना है इस तरीके से ये बन जाएगा। पॉप के लिए था लास्ट वाला डिलीट होगा सिर्फ,
पुश के लिए है सिर्फ लास्ट में एक अपेंड होगा, अपेंड वाला सेम फंक्शन रहेगा, अपेंड जो है ना आपका वही रहेगा, पुश बन जाएगा, बस वही चीज रहेगी, सेम बिल्कुल सेम। जो अपेंड फंक्शन है ना आपका, यही हमारा स्टैक में पुश का फंक्शन। बाकी पॉप का बता दिया मैंने आपको, डिलीट का उसमें आपको आज़ादी खत्म हो जाती है, इंडेक्स आप नहीं लिखेंगे, बाकी आप सिर्फ लास्ट वाले वैल्यू को हटा देंगे, डिलीट लास्ट इंडेक्स माइनस माइनस कर देंगे। अच्छा, बाकी स्टैक का समझा दिया है, और क्यू का चलिए अब यहाँ तक रखते हैं, वरना फिर आप लोग को डाइजेस्ट भी होगा बहुत ज़्यादा, एक साथ हो जाएगा ना तो समझ आएगा सब कुछ। और लिंक लिस्ट का आई थिंक देखते हैं थोड़ा सा, अगर इसको देख सकते हैं। ओके कोई मसला नहीं है फैजान, हम लोग लिंक लिस्ट का भी एक प्रॉपर सेशन कल कर लें, क्योंकि लिंक लिस्ट काफी लाइक डिटेल्ड है। यस डब्ल्यू यस, लिमिट वही में वही सिंगल। बात है ना सर, हाँ मैं यही चाह रहा हूँ कि हर चीज को थोड़ा जी। डिटेल में करना हाँ ना, हाँ, तो कोई उसमें मसला मजा नहीं आए। है। इसका लिंक लिस्ट एंड क्यू का हल्का सा ओवरव्यू, एंड लिंक लिस्ट मेनली जो है ना कल उस पे कर लेंगे, कल बिल्कुल सेशन बिल्कुल उसका कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ओके ओके सही है, कल पूरा ताकि ये सेशन लोग लिंक जो है, लिस्ट पे होगा। हाँ अभी यस ये है कि आप इनको अगर कोई ऐसी एक्टिविटी वगैरह आप या तो मुझे ओके भेज दें, या इनको अगर खुद डेडिकेट करना चाह रहे हैं ना, तो वो आप ओके उनको ओके बता देंगे, अगर आपके पास कुछ है अभी, या आप ओके मुझे ओके व्हाट्सएप में भेज देंगे, फिर मैं इनको शेयर कर दूंगा। तो ये कि उसको जब तक स्टैक और ये एरेस वगैरह जो खेलना है, उस पर जो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना है ना, ये लोग वो कर लेंगे तब तक। ओके, मैं फिर एक्टिविटी आपको बता दूंगा, लेकिन मेन चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ इनको ये बोलना चाह रहा हूँ कि सबको कि आप लोगों ने जो भी पढ़ाया है ना उसको एक दफा के लेक्चर को दोबारा देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चलें। हम हर चीज को थोड़ा थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि टाइम का हमारे पास बूट कैम्प छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है, तो हमने कोशिश करी कि ज्यादा कवर कर सके। तो आप लोग की कंसंट्रेशन चाहिए, बस लिसनिंग आप लोग की ज्यादा अच्छी चाहिए, कि आप एक जो चीज बोल रहे हैं ना उसको अच्छे से समझ जाए, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये है कि आप जब कल और पढ़ेंगे ना तो आपको और ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो ये मेन पॉइंट था, बाकी एक्टिविटी होगी तो वो हम आपको अलग से बता देंगे। हाँ हुज़ैफा, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? अच्छा, मैं पार्टिसिपेंट से यही कह रहा हूँ, जैसे सर ने कहा कि ना रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये टॉपिक्स भी बहुत मुश्किल टॉपिक्स हैं। एरे में भी सर ने इतने लेंथी इसलिए किया ताकि आपको कोड वो समझ में आ जाए, क्योंकि उसी से ये डोमेन में सारी चीज़ें हैं। जैसे आप आगे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट्स भी मिल रहे हैं, तो आप वो भी करें। इससे भी आपकी स्किल स्ट्रांग होगी, आपको अगला टॉपिक और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। और जो सर मेन मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं वो भी आप ज़रूर नोट करें, ठीक है, ताकि वो प्रैक्टिस में आपको काम आए। बाकी आपको कोड भी प्रोवाइड कर देंगे, लेक्चर प्रोवाइडेड होगा, और 2-3 कोड रिलेटेड और थ्योरी रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके लिए आपके पास कल तक, बिफोर सेशन कल तक का टाइम होगा, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें वो, ठीक है। और बाकी सर आपको जो कहना है आप कहें। हाँ ये सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल सही यही बात है कि रिवीजन बहुत जरूरी है ना। हम सिर्फ क्लास में बैठ के सुनेंगे, सिर्फ देखेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, आप भूल जाएंगे, अगले दिन ही भूल जाएंगे या 2-4 दिन बाद भूल जाएंगे। अगर आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है, मैं तो अगले दिन ही भूल जाता था, लेकिन अगर इतनी अच्छी है आपकी 3-4 दिन आप याद रख लेंगे, फिर वो आप भूल जाएंगे। जब तक आप उसको खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, खुद से थोड़ा कोड नहीं लिखेंगे, अगर वो कोड लिखा है उसी को दोबारा देख के लिख लें तो भी बहुत फर्क पड़ता है। मतलब आप ये नहीं बोल रहा मैं आप खुद से अभी कोड लिखना शुरू कर दे, वो टाइम लगता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, जब आप आहिस्ते आहिस्ते लेवल बढ़ता है।